हमारे एक बहुत अच्छे बैट्समैन है विराट कोहली साहब, तो व्हाट इज योर प्रेडिक्शन ऑन एनी सेलिब्रिटी? होगी। मेरे पास एक चार्ट आया और उस चार्ट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ में 3 मिनट का फर्क था, जो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करा था सचिन तेंदुलकर से। मेरे पास सिर्फ एक ही चार्ट है सर, लेट्स लाइक डिकोड दैट। अगर आप थोड़ा बता सकें क्या क्या हो रहा है उसमें। ये किसका चार्ट है? जितना ज्यादा परेशानी के अंदर ग्रह होगा उतना आदमी कुंदन बन के निकलेगा, जितना तपेगा उतना अच्छा बन के निकलेगा। 8th हाउस का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस नेगेटिविटी, तो वहां जब राहु बैठता है तो कुछ स्मोकी या ड्यूबियस काइंड ऑफ चीजें देने की कोशिश करता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा जरूरी होता है। आपने एक टर्म यूज किया काल सर्प दोष, क्या होता है? आज मैं आपके प्रोग्राम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि जो कि मैंने खोजी है और बहुत अच्छी से काम करती है, इतनी अच्छी है कि आपको आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस नो मिल जाएगा। कि अगला साल उनके लिए कैसा रहेगा? आपका यहाँ पे होना ऑन OMG, वेलकम सर। वेलकम 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 सर। कैसा रहा आपका ये साल? ये पहली बार किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरा साल कैसा रहा। कि हमें पूछता है कि सर मेरा कैसा रहा, आप बताओ सर कैसा रहा आपका साल? तो इट वाज टफ। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो मेरे ग्रह थे, जो साथ साथ ग्रह होते हैं, ग्रह का मतलब आपके साथ के जो लोग होते हैं वो ग्रह होते हैं आपके, उनकी वजह से आई कुड सेल फॉरवर्ड। तो इट वाज अ रियली टफ ईयर फॉर मी, बट माय सपोर्टिंग स्टार्स एंड माय सपोर्टिंग planets, they all helped me to navigate this year. तो सर 2023 में जो आपने पूछा होगा अपने आप से कि अगला साल कैसा रहेगा, यू हैड अ प्रेडिक्शन कि इस साल ये होगा ये होगा ये होगा, तो आपको पता था कि ये साल एक बहुत टफ जाने वाला है आपके लिए? यस, मुझे पता था कि ये टफ जाएगा, और मुझे ये भी पता है कि 2025 भी टफ जाएगा। एंड यही ब्यूटी है एस्ट्रोलॉजी की कि इट्स लाइक ए GPS, इट टेल्स यू कि आगे जाम है ये कर ले सकते हो या फिर पेशेंस के साथ चल सकते हो, हॉर्न में आने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी हुआ ऐसा कि जो प्रेडिक्शंस हैं कई बार गलत चली जाती हैं? वाह यार, आप तो सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो कि ऐसा मेरे को खोल के रख देंगे। देखिए, क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक 25 साल के लड़के के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं और आप उसको 50 साल का समझ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपने प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी, तो आपने सारे सिग्निफिकेशंस गलत ले लिए उसके, और वो प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको अलाइन करना आ जाता है कि वो कौन से युग का लड़का है, कौन से एज में वो फ्लो कर रहा है, और इस समय आपका क्या कनेक्ट है। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपका क्या कनेक्ट है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो क्या कनेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, और अगर वो करना शुरू कर देता है और उसको एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं। अदरवाइज दे कैन गो रॉन्ग। तो मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत में जब मैंने शुरू करी एस्ट्रोलॉजी, आज से करीबन 25 साल पहले, तो शुरू के 3-4 साल तो स्ट्राइक रेट 50-60% ही था। अब बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, अब ओपनिंग कर रहे हैं। जी। व्हेन यू सेड कि जो कनेक्ट है उसका क्या अर्थ है, मैं समझा नहीं। कनेक्ट का मतलब होता है कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं: देश, काल और पात्र। देश, काल और पात्र। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हु आर यू? आपकी सेम डेट ऑफ बर्थ का व्यक्ति, अगर मान लीजिए कि प्रिंस फिलिप है, मान लीजिए, तो उसकी प्रेडिक्शन डिफरेंट होगी और आपकी प्रेडिक्शन डिफरेंट होगी। अब उसमें क्या हुआ? पात्र भी बदल गया और देश भी बदल गया। सर पात्र का अर्थ क्या? पात्र कौन? पात्र कौन सा व्यक्ति है, पात्र कौन है वो, राइट? हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट का मालिक है या वो रिक्शा चलाता है, उनकी प्रेडिक्शन का लेवल डिफरेंट होगा। वो हमको देखना पड़ेगा कि हम किसके लिए ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देश कौन सा है, पात्र कौन सा है, और काल कौन सा है। काल का मतलब ये है कि आप 2024 में कितने वर्ष के हैं, या 1980 में आप कितने वर्ष के थे, या 2040 में कितने वर्ष के होंगे,
वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमने इसको मिसमैच कर दिया तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। सर आमतौर पे जो मेरा नाम वो इतना मैटर नहीं करेगा, बट मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें जो पात्र है वो तो आया ही नहीं कहीं। तो ऐसा मैं समझता हूँ एज एन आम आदमी, शायद मैं गलत हूँ, ये बताइएगा आप इन तीनों चीज़ों से आप पात्र बने ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ, वो पात्र हुआ। कौन से देश में हुआ वो देश हुआ, और कौन सा काल है वो काल उत्पन्न हुआ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक चार्ट है, मुझे पता नहीं वो कब पैदा हुआ, और वो चार्ट सपोज 1835 का है, 1835 में वो बच्चा पैदा हुआ था, तो क्या मेरी प्रेडिक्शन जो आज मैं कर रहा हूँ उसके लिए सत्य होंगी? क्या मैं कह सकता हूँ कि वो इंजीनियर होगा या वो MBA करेगा, वो एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा होगा? नहीं कह सकता ना। मुझे देखना पड़ेगा कि आज के सीन में वो 1835 किस तरीके से चलता है, या फिर आज के ज़माने का व्यक्ति उस समय क्या करता है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर काल देश पात्र हमने ठीक तरीके से नहीं लिया तो सब गड़बड़ा जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान के, मुस्लिम्स होते हैं, और हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। हमारे लिए शादी करना एक बार करते हैं शादी, राइट? बहुत मुश्किल से बहुत कम लोग होते हैं जो 2 बार कर लेते हैं डिवोर्स के बाद। पाकिस्तान के अंदर शादी डिवोर्स ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। वहाँ पर बहुत सारे लोग 4 शादियाँ भी करते हैं। यदि मैं ये भूल जाऊँ कि वो पाकिस्तानी है और उसकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि सन 1985 है या 1990 है, और मैं उसको एक हिंदू के वे में ही देखना शुरू कर दूं, तो मैं ये रीड ही नहीं कर पाऊंगा कि उसकी 3 शादियां हो चुकी हैं, चौथी के लिए वो इंतज़ार कर रहा है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जिसकी कुंडली पढ़ रहा हूँ वो कौन से देश का है, उसकी क्या रवायत है, यानी कस्टमरीज क्या है उसकी। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, जो आपका पहला क्वेश्चन था, वो गलत हो जाएगा। बिकॉज हमेशा लगता है हम लोगों की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो पूछा, एंटर किया और मिल गया। बट दिस मेक्स सो मच ऑफ सेंस कि अगर एक मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं, सपोज मैं देहरादून से हूँ, अगर वो उसके आसपास ही रहते हैं तो उनकी जो कस्टमरीज हैं वो तो अलग होंगी, तो क्वेश्चन होगा उसकी अलग होंगी, उनकी सोच अलग होगी। आज मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो US के सिटीजन्स हैं और जो ख़ास तौर से गोरे होते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे 27, 28, 30 तक शादी नहीं करते हैं आजकल पढ़ने के चक्कर में। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो 18 से लेकर 22 तक शादी कर लेती हैं, बल्कि 22 साल की लेडी के बच्चे के 1-2 बच्चे भी होते हैं। वहाँ पर ये सिस्टम है कि दे गेट मैरिड अर्ली एंड दे हैव किड्स अर्ली। हमारे यहाँ पर उल्टा होने लग गया है। पहले हमारे यहाँ शादियाँ 15 साल में, 16 साल में होती थी, लेकिन आजकल बच्चे हर कोई पढ़ता है, माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ें, तो वो 28, 29, 30 तक शादी करते हैं बच्चे, 32 तक भी शादी करते हैं। तो वो बिल्कुल देश अलग है, पात्र अलग हैं, तो प्रेडिक्शन सेम नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब ये है। सरप्राइजिंग फॉर मी कि वहाँ पे ऐसा ट्रेंड आ गया है कि 18 से 22 में लोग शादी कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट यू ऑलवेज हर्ड कि वो लोग आराम से शादी करते हैं, नहीं भी करते हैं। 22 के बाद तो उनका डिवोर्स हो जाता है। अच्छा, अंडरस्टूड। जैसे आपने कहा कि आपकी जो स्ट्राइक रेट थी वो 50% थी। हमारे एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं विराट कोहली साहब, किसी ने बोला कि 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे, एक प्रेडिक्शन होती है। एंड आमतौर पे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं दे डू प्रिडिक्ट अबाउट द ग्रेट लाइक सेलिब्रिटीज़। तो व्हाट इज़ योर प्रेडिक्शन ऑन एनी सेलिब्रिटी? सी, नॉर्मली आई डू नॉट प्रेडिक्ट इन पब्लिक फॉर सेलिब्रिटीज़। उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं है, वो चीज़ वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया। पहली बात तो मैं कौन होता हूँ आंसर करने वाला? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन प्रश्न के आधार पर किए जाते हैं कि कौन पूछ रहा है क्वेश्चन। ये दूसरी बात यह है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ खास तौर से हमेशा गलत पड़ा होता है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट। और यदि टाइम के अंदर 1-2 मिनट का भी फ़र्क है तो आपके पास चार्ट्स गलत बन जाते हैं। चार्ट्स गलत बन जाएंगे तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी। तो वाई टू अननेसेसरी गो इनटू द फील्ड इन विच यू डोंट हैव द राइट चार्ट्स फॉर दैट मैटर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं मेरी लिस्ट में जो आते हैं
और वो बताते हैं मुझको कि जो हमारा विकिपीडिया के ऊपर टाइम पड़ा है वो गलत है और हम भी चुपचाप रहते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। वो वहाँ पर उसको वैसे ही पड़े रहने देते हैं। और जब वो आते हैं तो वास्तव में वो पात्र बन के आते हैं। वो पूछते हैं कि हाँ कैसे होगा, मूवी हिट होगी कि नहीं होगी, इलेक्शन जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, तब वो उनकी प्रेडिक्शन की जाती है। ऐसा होता है सर, जो आप कहते हैं कि पार्थ इस बार तो तुम ही चौका मारोगे ऐसा हुआ है? विराट कोहली जब आएंगे तो ये बताऊंगा उनको। अरे सो वी रिक्वेस्ट मिस्टर कोहली टू बी ऑन हिज प्लेस वेरी सून। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सिंस आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, बताया कि यूएस से, पाकिस्तान से, अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया से, एंड आई एम श्योर जो उनके सवाल होते होंगे अराउंड लव लाइफ, अराउंड करियर, अराउंड रिलेशनशिप्स, इसी के इर्द गिर्द या पैसे के अराउंड होते हैं। ऐसा कोई सवाल विच वॉज लाइक कि क्या पूछ रहा है भाई, मैं इंसान ऊपर वाला नहीं हूँ, मैं मतलब क्या पूछ रहा है मुझसे, ऐसा कभी हुआ है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली बोले नहीं जाते हैं या पूछे नहीं जाते, किसी से पूछ नहीं सकते, सबके डार्क सीक्रेट्स होती हैं। लाइक व्हाट? राइट, एग्जांपल्स? Like for example, weirdest. For example, a person is already married and he's dating someone and he wants to have that one, जिससे वो डेट कर रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप में हमेशा रहें, उसके क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके उपाय पूछते हैं कि लॉट ऑफ मेन वांट दिस सर। जो आपको सुन रहे हैं सब में वो चाहते हैं कि बता दीजिए पंडित जी कि कैसे होगा। लेकिन अगर मैन पूछ रहा है तो उसको एक वुमन की जरूरत भी होगी, तो आग दोनों तरफ लगी रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे पास 50-50 होते हैं ये लोग। सो जो कुंडली आपके सामने आती है उसमें आप और क्या क्या देखते हैं? लेट्स गो लाइक द डेप्थ ऑफ इट। कि आपके सामने कुंडली आई, उसमें आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं, यू डिसाइड कि हाँ इसका भविष्य ऐसा होने वाला है? फ्रैंकली स्पीकिंग, कुंडली आने के बाद मैं उसमें कुछ नहीं देखता। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज जब आप कुंडली को एक ब्लैंक कुंडली की तरह देखना शुरू करते हो तो आप बहुत अलग अलग एंगल से देख सकते हो, आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपका आज मूड ठीक नहीं है, जैसे मैंने बताया कि 2024 मेरा हल्का था, तो हर रोज़ मैं किसी न किसी एक नई परेशानी के अंदर था मान लीजिए, और उस परेशानी के अंदर मैंने किसी का हॉरोस्कोप देखा और उसने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो मैं सोचूंगा इसको तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको उस एंगल से एक्सप्लोर करना शुरू करूँगा जिसके लिए वो आया ही नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए या फिर मैं बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, एंड देन आई आस्क द क्वेश्चंस कि ये प्रॉब्लम क्वेश्चन हो सकता है, और वो प्रश्न से बनता है, आपका कुंडली बनता है, नेटल चार्ट, एंड साथ में एक प्रश्न चार्ट बनता है जिससे आपका क्वेश्चन मन में क्या चल रहा है ये पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग झिझकते हैं, वो बात खोलते ही नहीं है, फिर आप पूछते हैं कि क्या ये वाली बात है, क्या ये वाली बात है, एंड देन दे कम अप विद देयर क्वेश्चंस कि हाँ ये वाला मैं पूछना चाहता हूँ। दिस इज हाउ थिंग्स आर। द रीजन व्हाई आई आस्क दिस, बिकॉज बचपन से जब भी अखबार में आता है कि आप अगर इस राशि के हैं तो आपसे ये होने वाला है, इनफैक्ट टीवी पे भी लोग आते हैं कि आज आपका दिन ये रहेगा, एंड आई हैव सीन रेस्टोरेंट में ख़ास तौर पे लोग बैठे होते हैं कि हाँ आज का ये बताने वाले हैं। अब तो नेट के थ्रू चीज़ चेंज हो चुकी हैं। सो हाउ टू बिलीव इन दैट कि मैं अगर कर्क राशि का हूँ, आई गेट टू सी कि कर्क राशि वाले सावधान रहें, घर से बाहर ना निकलें, कुछ हो जाएगा, एंड आई एम लाइक अरे मुझे जाना है बाहर में, क्या करूं? तो हाउ टू बिलीव इन दिस? इज इट लाइक स्पेसिफिक और इज इट लाइक जेनरिक? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको बिल्कुल मज़े के लिए देखना चाहिए इसको। जब आप देखते हैं तो यदि आपकी राशि के बारे में अच्छा बोल दिया तो एक फील गुड फैक्टर आता है ना, अरे यार आज तो कोई दिक्कत फोड़ दूंगा, मतलब आज तो मजा आ जाएगा। तो ये वो वाला एक तरीका होता है जिसमें आपको एक पॉजिटिव वाइब दे देते हैं वो कि आप ये करिए। अब ये सब जेनेरिक होता है। जेनेरिक का मतलब ये है कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर 9 प्लैनेट्स होते हैं और ये बेस होता है सिर्फ एक प्लैनेट के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है आपकी राशि के हिसाब से, और उसका एक प्रेडिक्शन दे दिया। तो सोचिए कि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो 9 प्लैनेट्स जो मिलके एक काम कर रहे हैं, और 9 प्लैनेट 27 नक्षत्र 12 भाव जो मिलके एक प्रेडिक्शन देते हैं, वो सिर्फ एक प्लैनेट दे रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी लेवल कितना होगा? बहुत ही कम होगा। लेकिन यदि वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको एक पॉजिटिविटी दे रहा है, तो लेने में क्या हर्ज है, लेनी चाहिए।
सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की बहुत टाइम से। यह है समझ कि एज अ बॉडी जो 5 तत्व हैं उससे बना हूँ, ठीक है। जो सारे ये प्लैनेट्स हैं इनकी जो पोजीशंस हैं ये मुझ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। कि मुझे पता है कि मैं कर्क साइन का हूँ जहाँ पे मून का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, तो जो इमोशंस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनका क्या जोर रहता है, थोड़ा सा मतलब लेट्स गो इनटू लाइक डेप्थ ऑफ इट कि राशि बाय राशि मूव करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर एवर यू फील लाइक सर। अच्छा, तो कि जो प्लैनेट्स हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, फिर भी शुरू करते हैं। हाँ सर, गंभीर होना चाहिए सर। मजाक हो गया सर। अब काम की बात करते हैं, मेन डीप जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर डिफरेंट जगहों पर जो 9 प्लैनेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं और उसके ऊपर कोई अपना आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का मतलब जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ से कोई ना कोई एनर्जी इम्पार्ट कर रहे होते हैं और उस एनर्जी से वो बच्चा बन के तैयार होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद्रमा बहुत अच्छा है तो बच्चा बहुत अच्छी सोच वाला होगा, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड वाला होगा। मान लीजिए कि सूर्य वीक है तो इमोशनल क्वोशेंट हल्का हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो सकती है। मान लीजिए मंगल बहुत अच्छा है तो बहुत ऊर्जा होगी उसके अंदर। तो दिस इज़ हाउ वी क्लासीफाई द चार्ट फॉर दैट मैटर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आपने सुना होगा कि आपका लग्न क्या है, एसेंडेंट। तो आप कहते हैं कि मेरा लग्न मान लीजिए स्कॉर्पियो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर आप पैदा हुए थे वहाँ से ईस्टर्न हॉराइजन पे जो राशि उदय हो रही थी, यानी कि जो उठ रही थी। अब आपको तो पता है ना, ज़ोडिएक में, भचक्र में हमने 12 वो कर रखे हैं हॉराइजन्स, 12 भागों में बांटी हुई है पूरे के पूरे ज़ोडिएक को। और वो एरीज से लेकर पाइसेस यानी मेष से लेकर मीन तक होता है। तो जब आप पैदा हुए थे तो ईस्टर्न हॉराइजन के ऊपर कौन सी राशि उठ रही थी, वो आपका एसेंडेंट हो गया, योर फर्स्ट हाउस। सर एज अ बिगनर ज़ोडिएक का समझा दीजिए। नो मैटर बचपन से वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ज़ोडिएक क्या होता है कि ज़ोडिएक बता दीजिए एक बार, और उसके बाद जो ईस्टर्न वेस्टर्न है बता दीजिए। आप इस अर्थ पे हैं, इस अर्थ पे एक पैरिफेरल बैंड है जिसको ज़ोडिएक बोलते हैं। पूरे के पूरे 9 प्लैनेट्स उस पैरिफेरल बैंड में ही घूमते हैं। वो उस अर्थ के चारों तरफ एक बैंड है, उस बैंड में घूमते हैं। वो 4 डिग्री का बैंड होता है, 4 डिग्रीज का। उसके अंदर ही सारे के सारे प्लैनेट होते हैं और पूरा वो उस बैंड में ही घूमते हैं इन रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट। वी इवन कंसिडर सन इज मूविंग। वाई? बिकॉज अर्थ इज मूविंग, सन इज स्टेशनरी, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं सन मूव कर रहा है तो हम सन को भी मूव मानते हैं। तो ये सारा का सारा आपका ज़ोडिएक में मूव कर रहे होते हैं। ज़ोडिएक को हमने फिर 12 भागों में बांट दिया। जैसे मान लीजिए कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 12 हमने 12 भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं कि सेक्टर 1 इज़ एरीज, सेक्टर 2 इज़ टॉरस, सेक्टर 3 इज़ जेमिनी। इस तरीके से पूरे के पूरे सेक्टर्स बांट दिए। सेक्टर 12 इज़ पाइसेस। फिर देखते हैं कि चंद्रमा कौन से सेक्टर में है, सेक्टर 1 में है, और मार्स कौन से सेक्टर में है, उस सेक्टर का क्या रिलेशन है उस प्लैनेट के साथ, प्लैनेट किस तरीके से एक्ट करता है और वो इंडिविजुअल के ऊपर किस प्रकार से एनर्जी इम्पार्ट करता है उस काल में, उस समय पे, उस समय जब वो पैदा हो। तो वो उसको जो पैदा हुआ तो वो वैसा बना हुआ है। तो जैसे मैं आपका उठाता हूँ हॉरोस्कोप मान लो और कहता हूँ यार तुम्हारा तो चंद्रमा ऐसा है, तुम्हारा सूर्य ऐसा है, तुम्हारा मंगल ऐसा है, तो दैट मीन्स मंगल ने वैसी एनर्जी आपको, आप जैसे ही पैदा हुए थे, जैसे ही आप अपने मदर के वूम से बाहर निकले और आपकी उम्बिकल कॉर्ड कटी आपकी मदर के उससे, वैसे ही आपको वो सारी की सारी एनर्जीज इम्पार्ट कर दी उन सारे के सारे 9 देवी देवताओं ने, 9 ग्रहों ने, एंड यू वर मेड द पर्सन लाइक दैट। मोर लाइक यस एनर्जी कॉम्पोजिशन कह रहे हो आप कि हाँ, इसको आप इस तरीके का आप ऐसे बन गए। अब वो एनर्जी कैसे एक्ट करेगी, दैट इज़ अबाउट द दशाज। आपने सुना होगा कि मेरे ऊपर ये दशा चल रही है, मेरे ऊपर वो दशा चल रही है। वो एनर्जी कैसे एक्ट करेगी, दैट इज़ अबाउट द ट्रांजिट। उसके ऊपर से जो आपकी जो एनर्जी है, उसके ऊपर से जब प्लैनेट्स बार बार रोटेट होंगे तो वो कैसी कैसी एनर्जी निकाल के देंगे, वैसा आप एक व्यक्ति बनते हो और वैसे आप आउटपुट देना शुरू कर देते हो। वेरी इंटरेस्टिंग।
दिस वॉज सो कूल। मतलब एक सेक्टर के जरिए अब आया समझ, पिछले 35 साल में कभी समझ नहीं आया था कि कैसे वर्क करता है, आज फर्स्ट में समझ आया कैसे वर्क करता है। अभी भी लग रहा है पता नहीं समझ में आया नहीं आया इसे नहीं सही, मुझे ये इतना आया समझ कि लाइक सेक्टर वाइज है। एंड जब मैं पैदा हुआ इट वाज लाइक अ स्नैपशॉट बीइंग टेकन कि ये पोजिशनिंग है और इस समय ये एनर्जी मेरे अंदर आ गई। नाउ एज वी प्रोग्रेस इन द लाइफ, जो प्लांट्स की मूवमेंट है वो मूव होगी ही होगी। जब वो सपोज जो फर्स्ट सेक्टर है उसमें लाइक मून है, उनका वो होम ग्राउंड है, उनका अपना विला है वहाँ पे, राइट। व्हेन ही कम्स टू हिज ओन सेक्टर ही विल बी द मोस्ट पावरफुल वन कि ये मेरा है। एंड इफ इट इज लाइक फेवरिंग मी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जब वो कभी और कहीं और पहुँच जाएंगे तो वो मुझ पर इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उस टाइम पे क्या किया जाए उस टाइम पे क्या किया जाए कि सर मेरा ये ऐसा हो गया? देखिए, रीच आउट टू यू, है ना? दैट इज द अल्टीमेट थिंग दैट वन हैज टू डू। यस, इवेंचुअली। तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि ये बहुत बड़ी डायनामिक्स है, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल इंटरप्ले नहीं है जितना मैंने आपको समझा दिया। एग्री। व्हाई? बिकॉज factorial 9 into factorial 12 into factorial 27 is the chance that one thing will happen. 9 factorial? ओके, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। मैथ पढ़े बहुत साल हो गए सर, अब इंजीनियरिंग हो गई पूरी। So this is how a thing is planned. अब इसको डिकोड करना इतना आसान नहीं होता। तभी देश काल पात्र की मैंने आपसे बात की कि मैंने तो डिकोड करना शुरू कर दिया। कहते भाई साहब ये वो चार्ट ही नहीं, बंदा ही नहीं है वो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एक आज से 15 साल पहले की बात होगी, मेरे पास एक चार्ट आया और उस चार्ट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ में 3 मिनट का फ़र्क था और दैट चार्ट वाज ऑफ अ पर्सन जो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर कर रहा था सचिन तेंदुलकर से। तेंदुलकर वॉज सच अ ग्रेट मैन एट दैट पॉइंट ऑल्सो, 15 साल पहले भी। और वो व्यक्ति ही वॉज इन अ गवर्नमेंट सर्विस और ही वॉज डूइंग अ गवर्नमेंट सर्विस। ये मैंने पूरा का पूरा एक लेख लिखा था इस पे कि कैसे सेम चार्ट का बंदा एक तो अपने मंगल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, यानी मंगल से लाभ कमा रहा है, और एक आदमी सेम चार्ट है उसका D1 चार्ट जिसको हम लग्न चार्ट बोलते हैं, वो सेम चार्ट है और वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर बैठा हुआ है और वो गवर्नमेंट से लाभ ले रहा है। मतलब वहाँ पर वो सूर्य से लाभ ले रहा है और यहाँ मंगल से लाभ ले रहा है। तो सेम चार्ट होने के बाद भी ये नेगेटिविटी थी कि कोई कनेक्ट नहीं मिल रहा था उन दोनों के बीच में। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये है कि D1 चार्ट या लग्न चार्ट इज़ नॉट द ओनली चार्ट दैट इज़ कंसिडर्ड। देयर आर 15 more charts to be seen, and then you come to a conclusion कि ये बात होगी। तो जो मैं अभी बात कर रहा था फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 12, इसके अंदर फैक्टोरियल 16 और जोड़ना पड़ेगा। मतलब 16 चार्ट्स अलग अलग बनते हैं, तब जाकर पता लगेगा कि क्या प्रेडिक्शन हो सकती है किसी भी व्यक्ति के लिए। ये वो वाला एक स्टोरी थी ना जिसके अंदर एक चेस बोर्ड पे वो कहता है कि पहले चेस बोर्ड पे एक दाना दे दो, दूसरे चौथ पे उसके डबल कर दो, फिर ट्रिपल कर दो। राजा ने बोला छोटी सी बात है, 64 खाने हैं, दे दो, और उसका पूरा का पूरा जो है वो देश खत्म हो गया और उसके चेस बोर्ड के दाने ही पूरे नहीं हुए। मेरे पास सिर्फ एक ही चार्ट है सर, लेट्स लाइक डिकोड दैट। अगर आप थोड़ा बता सकें क्या क्या हो रहा है उसमें। ये किसका चार्ट है? ये सर है किसी शख्स का। लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। आपके मैंने आपसे ये कहा ना कि जब तक मुझे देश काल और पात्र पता नहीं चलेगा तब तक चलो सही, मेरा चार्ट है सर। आई थॉट कि बताना नहीं चाहिए, बट देन आपने पूछ लिया तो आई वुड शेयर विद यू। दिस इज वे वी गो सर, एंड हियर वी गो। सर ये आपके हवाले, आप मार्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, तो जो भी आप मार्क करेंगे वो हम कैप्चर कर सकते हैं सर। सिर्फ कीप इट ओवर हियर, दैट विल बी ग्रेट सर फॉर मी टू हैव अ लुक एट इट। क्या जानना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू नो, बताइए। सर देखिए, शादी हो चुकी है। आपने कहा था कि दूसरी कब होगी ये पूछ लो, तो ये मैं पूछूंगा तो मेरे मदर इन लॉ मुझे बहुत मारेंगे कि क्या पूछ रहे हो। क्या पूछे सब सॉर्टेड है। I would talk about the career. That's one thing which I would love to know. यार ऐसा है कि बहुत लोग आते हैं मेरे पास और वो ये कहते हैं कि पूरी प्रेडिक्शन के बाद कहते हैं कि मेरा चार्ट कैसा है।
आप इसको कितने % मार्क्स देंगे? ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों के। तो मैं सोचता हूँ कि इसको क्या आंसर दूँ, और अब तक मैं सही प्रकार से लोगों को ये आंसर दे नहीं पाया। वो मैं आज कन्फेस करता हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे चार्ट बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी चार्ट खराब होता ही नहीं है, कोई भी चार्ट खराब नहीं होता, सारे 100/100 होते हैं, सारे के सारे भगवान की क्रिएशन है। इट इज़ यू जिसको पता है कि ये चार्ट कहाँ अच्छा है और कहाँ खराब है। इट इज़ यू हु हैव टू नेविगेट थ्रू द प्रॉब्लमेटिक एरिया एंड थ्रू द गुड एरियाज ऑल्सो। आप कैसे करेंगे ये आपके ऊपर है। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मेरे चार्ट के अंदर ये नेगेटिविटी है, मुझे ये काउंटर करनी है, और ये मेरी पॉजिटिविटी है, ये मुझको गॉड ने गिफ्ट दे रखा है, मेरे इस जन्म के, मेरे पिछले जन्म के, मेरे उसके अलग पिछले जन्म के, तो ये तो मुझको प्राइजेस मिले हुए हैं और ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो हर एक का जीवन बहुत आसान हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो चार्ट आपका बहुत अच्छा है। इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूँ। आपने ऐसा कहा है मुझे कि चार्ट अच्छा है। द पर्सन हु आई हैव कंसल्टेड इन द पास्ट, उनका था कि थोड़ा चार्ट वीक है आपका, और मैंने मान लिया कि वो भी ज्ञानी थे, ऐसा नहीं कहूँगा। तो आई हैव बिलीव्ड कि ओके मेरा चार्ट चाहे एवरेज हो, बट इट इज़ अप टू मी कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मैं कितना सेंस में रहता हूँ और काम करता हूँ। बट थैंक यू सो मच कि आपने होप दिया मुझे। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब मैं वैसे ही पूछता हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सपोज कोई आपको ये कहता है कि आपका चार्ट वीक है, तो वो किस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता है आपसे वीक है? क्या सोच के कहना चाहता है? क्या वो अपने आप को IAS ऑफिसर मान के कह रहा है कि तुम IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं? या वो अपने आप को विराट कोहली मान के ये बोल रहा है कि आप विराट कोहली नहीं बन सकते? वो कैसे कह रहा है? या वो पंडित जी हैं और कोई आप पंडित जी नहीं बन सकते इसलिए आपका चार्ट वीक है? किस बारे में वीक बोला, क्यों बोला? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका चार्ट वीक है, ठीक है वीक है, क्यों वीक है? क्या मैं क्या नहीं बन सकता जो आप बने हुए हो? सो मे बी जो 12 सेक्टर हैं उसमें से कोई भी शख्स अपने होम ग्राउंड पे नहीं है। दैट कुड बी अ रीजन, जस्ट एज अ लेमैन सोच रहा हूँ मैं। जो अपने होम ग्राउंड पे होता है वो तो रिलैक्स्ड होता है। अच्छा okay. जो अपने घर में बैठेगा तो काम नहीं कर रहा होगा। काम नहीं कर रहा होगा, वो तो कच्चे बनाने में बैठा होगा यार। क्या कर रहा होगा वो कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। आपको तो एनिमी ग्राउंड में होना चाहिए बैटल लड़ने के लिए। सोच के देखो जरा। मेक सेंस, नेवर थॉट दैट वेज। आप कहते हो यार मेरा प्लेनेट जो है वो उच्च का है, अरे घर में बैठेगा, ससुराल जाओगे कोई काम करोगे? सास काम करने देगी? हाँ। लड्डू पेड़ा और खिलाएगी, लो ये खा लो वो खा लो, बिना काम के पैसे मिल रहे होंगे, और 2 दिन के बाद कहेंगे अच्छा दामाद जी कब जा रहे हो, कब जाओगे? 3 दिन के बाद पूछ लेगी। हाँ जी। और वरना नहीं जाओगे तो थैला दे देगी, सब सब्जी ले आओ। काम वहां पर भी करना पड़ जाएगा। तो जो ये सोचते हैं कि उच्च के ग्रह या अपने ग्राउंड में ग्रह नहीं है, वो गलत सोचते हैं। जितना ज़्यादा परेशानी के अंदर ग्रह होगा उतना आदमी कुंदन बन के निकलेगा, जितना तपेगा उतना अच्छा बन के निकलेगा। मैं इससे लिंक करता हूँ। मेरा सवाल था बचपन से, और आपसे भी शेयर भी किया था इस पॉडकास्ट से पहले, बात कर रहे थे हम लोग, कि बचपन से एक स्टैमरर रहा हूँ, हकलाना कहते हैं, कि नाम भी नहीं बोल पा रहे हो आप। तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि ये मुझे ही क्यों दिया गया, तो मेरी ऐसी क्या गलती थी कि इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बट इट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन देयर विद मी। तो ये कहा गया कि आपको ये जो प्रारब्ध है पहले से इकट्ठा होकर आ जाया है, एंड आपको इसी को ओवरकम करना है, और उसी का नतीजा है कि मैं आज बैठा हूँ आपके सामने, एल्स मैं शायद ये काम ना कर रहा होता। तो आपको, आप इसको जो मर्जी मानिए, मैं तो खूबी मानूंगा। आपको इस खूबी की वजह से आप ये काम कर रहे हैं, राइट? आप इस काम को करने में मज़े भी आ रहे हैं आपको। वो काम जिसमें करने में मज़े आए हैं वो कितना मज़ा होता है। इफ़ यू एंजॉय वेस्टिंग टाइम देन माइंड यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। वाह, फिर से सर एक बार। दिस वाज लाइक ये क्या हुआ? इफ यू एंजॉय वेस्टिंग टाइम देन माइंड यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम, दैट इज नॉट वेस्टेड टाइम। तो जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसमें बात क्या है? हम मज़े करने के लिए तो आए हैं इस धरती के ऊपर। अगर मज़े ही नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं?
तो आपको मैं बताता हूँ कि आप जो स्टैमर करते थे वो क्यों करते थे, और वो स्टैमरिंग ख़त्म होगी कि नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे आपको लाभ क्या होगा। सेकेंड हाउस जो होता है दैट इज़ द हाउस ऑफ स्पीच। वहाँ पर केतु महाराज बैठे हैं, सेकेंड हाउस में आपके केतु बैठे हैं, जो आपने मुझे दिखाया ये हॉरोस्कोप अभी। आपका जो लग्न है वहाँ पर मंगल बैठे हैं, लगन के अंदर मंगल बैठे हैं। प्रॉब्लम थोड़ी सी मंगल में ये हो गई है कि वो ये समझ रहे हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एनर्जी नहीं है, मंगल नीच के हैं, ये वो समझ रहे हैं। और उन्होंने दोस्त बना लिया है सूर्य को। सूर्य होता है कॉन्फिडेंस। मंगल ने उनके कंधे पे हाथ डाल लिया सूर्य के, और भाई क्या हाल है, मैं तो यार बहुत परेशान हूँ। सूर्य कह रहा है जब मेरा दोस्त परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ। तो कॉन्फिडेंस जो है वो हल्का हो गया। तो you whenever there will be a loss of confidence, or when there will be an attack on you in which you will not be able to prove yourself for say 10 minutes or 15 minutes, you will start stammering because Ketu is sitting in the second house. But this is no problem at all. Why? Because this will guide you to fight it out. Ketu is making you fight. Ketu will turn you a spiritual person very, very soon. See, you are in your early 30s. By the end of your 50 years of age, you will find that you are highly connected to that being. एक जो आदमी 70 साल 75 साल में भी नहीं पहुंचता, वह 50 साल में पहुंच जाओगे. The dasha says so. The dasha that you are running for that matter. तो आपके हॉरोस्कोप के अंदर बड़ी दशा का मतलब पीरियड्स. क्या होता है कि आपके हर एक जो 9 प्लैनेट्स होते हैं उन सब की दशाएं होती हैं. तो हर एक पीरियड, हर एक प्लैनेट अपनी दशा देता रहता है कि मेरी दशा ये है, मेरी दशा ये है, मेरी दशा ये है. इन सिंपल वर्ड्स क्या होगा दशा से? अगर बोले सेक्टर था तो क्या होगा दशा? व्हेन दैट सेक्टर इज एक्टिवेटेड, इंटरमिटेंट लाइट सप्लाई हो रही है. ओके. तो हर एक सेक्टर को लाइट नहीं दे रहे. वो कह रहे एक सेक्टर को लाइट देंगे, फिर एक को देंगे, फिर एक को देंगे. तो दशा का मतलब होता है कि किस सेक्टर में लाइट गई है. कहते हैं अब सेक्टर नंबर 2 में लाइट चल रही है, तो 2 वाली चीज़ें एक्टिवेटेड हैं. अंडरस्टूड. ठीक है. नॉट मेक सेंस. राइट. तो आपकी दशा चल रही है उस प्लैनेट की. तो आपको जैसे मैंने बताया कि केतु की वजह से जो एक अच्छा कनेक्ट मिलेगा वो कुंडली के अंदर बहुत अच्छा है. लेकिन इसका कर्मा करेक्शन भी होता है. कर्मा करेक्शन क्या होता है कि व्हाट इज कर्मा करेक्शन? कि देयर आर सम नेगेटिविटीज इन योर हॉरोस्कोप एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए, ना रहे. अब वो नेगेटिविटी क्या होती है? जो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं, दैट इज अ नेगेटिविटी. केतु सिट्स इन द सेकंड हाउस. मेलेफिक का अर्थ? मेलेफिक का मतलब होता है जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, जो हल्के प्लैनेट्स होते हैं, जो सपोर्ट ना करें आपको, जो आपको पीछे खींचें. होता है ना, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं आ यार सुट्टा पी ले, थोड़ा सा ये कर ले, दारू पी ले. वो वाले प्लैनेट्स होते हैं, जो वो मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं. एक बेनिफिक होते हैं, बेनिफिक, एक मेलेफिक होते हैं. तो जो केतु है वो, उसका कर्मा करेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है. सेकंड हाउस में बैठा है, संचित धन नहीं होने देगा. संचित धन मतलब पैसे को इकट्ठा नहीं होने देगा. वो जब पैसा इकट्ठा होगा तो ऐसा होगा सर मेरे साथ. अरे गुप्ता जी के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए. बताओ सर कैसे हो रहा है सर, कैसे काम चलेगा? बताइए सर. लेकिन वो केतु फिर क्या है कि फैमिली, अब इसका उपाय होता है ना, केतु का सेकंड हाउस होती है फैमिली एक्सपेंशन. तो एक आपके पुत्र हो गया, फैमिली एक्सपेंड करते रहो फटाफट फटाफट फटाफट. तो ये उपाय है उसका वास्तव में. दिस इज द उपाय फॉर केतु, दैट यू आर एक्टिंग अगेंस्ट इट. तो यू शुड बी हैविंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ किड्स. 2-4 कर लेना. क्या बता रहे हो? राइट. तो दैट इज द उपाय दैट यू हैव टू इवेंचुअली डू. तो 2 बच्चे 3 बच्चे, यू नो, एज फार एज यू कैन गो एंड योर wife can afford for that matter. तो hope she doesn't leave me. बच्चे फिर भी तुम्हारे रहेंगे वो. True. तो ये है. तो this is something that you should be, you know, after. केतु की पोजीशन है. मेरे को तो ये हॉरोस्कोप खराब लगता नहीं है. हाँ, राहु जब बैठता है 8th हाउस के अंदर, तो 8th हाउस का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस नेगेटिविटी.
तो वहाँ जब राहु बैठता है तो कुछ स्मोकी या ड्यूबियस काइंड ऑफ चीज़ें देने की कोशिश करता है, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारी आदत लग सकती है गैम्बलिंग की। गैम्बलिंग का मतलब ये नहीं है कि हार्ड कोर आप तब पत्ते बांटने लग गए और बीड़ी मुंह में दबा के और पत्ते बांट रहे हो, वो वाली बात गैम्बलिंग नहीं। गैम्बलिंग कौन सी होती है कि ऑनलाइन में बैठ गए, राइट, और वहाँ पर जो है आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना शुरू कर देता हूँ, आज मैं ये करना शुरू कर देता हूँ, वहाँ से इंस्टेंटेनियस अगर कहीं से कुछ पॉजिटिविटी आ गई तो ये एक नेगेटिव योग है हॉरोस्कोप के अंदर कि ये सारे पैसे बहा देगा, ये बैठने नहीं देगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको लग जाएगी, आपको लग सकती है, ये एक मतलब यू आर प्रोन टू इट, हाँ यू आर प्रोन टू इट, तो ये हमको देखना चाहिए। फिर राहु 8th हाउस इज डेथ ऑल्सो, राइट। तो राहु जब बैठता है तो हमको परेशानी देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोलते हैं वो दे सकता है। तो वो एलिमेंट्स होती हैं, लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं, और ऐसी बीमारियां होती हैं जिसको डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पाते। राहु का मतलब सीक्रेट्स, राहु का मतलब जो कि देख नहीं पाते लोग। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमको राहु से बचना चाहिए, तो राहु के उपाय करने चाहिए हमको। राहु के उपाय बड़े सिंपल उपाय होते हैं, जैसे आप पतले दुबले हो, बस पतले दुबले रहो, थोड़ा बहुत नीचे आप जिम विम जाया करो, भागा दौड़ा करो, ये राहु के उपाय हैं सारे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, प्राणायाम करो, ये राहु के उपाय हैं। ये करना शुरू करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। राहु केतु कर्ण अर्जुन है, मतलब बहुत ही माने जाते हैं, उनके बारे में बात की जाती है कि राहु बैठा है, कर्ण अर्जुन नहीं है, रंगा बिल्ला है। क्या सर? रंगा बिल्ला, रंगा बिल्ला है, सॉरी। सो फिर से करते हैं, राहु केतु है वो रंगा बिल्ला है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? शैडो प्लैनेट्स हैं एक्चुअली। एक देखो इनकी उत्पत्ति क्या है। इनकी उत्पत्ति ये है कि जब चर्निंग ऑफ ओशन हो रहा था और उसमें से जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो निकला उसमें से अमृत। तो अमृत सबको बांटा जा रहा था, तो ये बैठ गए, एक स्वर्ण भानु हमारे राक्षस बैठ गए ये धर के कि हम भी देवता हैं, और उन्होंने जैसे ही पिया उसको तो पता लग गया विष्णु भगवान को, तो उन्होंने उनका सर काट दिया, लेकिन वो पी चुके थे। तो जो सर था वो बन गया राहु और धड़ बन गई केतु। अब ये हैं तो राक्षस, और ये मायावी हैं, ये मरते नहीं हैं, ये औरों को परेशान करते हैं, सारे ग्रहों को परेशान करते हैं। अगर प्लेसमेंट गलत हो जाए तो काल सर्प दोष दे देते हैं, यानी कि पूरी की पूरी कुंडली का नेगेटिविटी करने के लिए ये मतलब तत्पर रहते हैं, आप ये समझ के चलिए। तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है, तो इनकी एनर्जीज को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। यू शुड वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट व्हाट राहु एंड केतु आर गोइंग टू डू इन योर हॉरोस्कोप। इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट नेगेटिविटीज आर गोइंग टू प्ले, then you can easily control their negativities and positivity आनी शुरू हो जाएगी हॉरोस्कोप के अंदर। मूवी में विलन होना चाहिए, अगर विलन नहीं हुआ तो मूवी क्या बनेगी फिर, है ना? एक्चुअली विलन नहीं है। मैं आपको एक और टर्म देता हूँ, कैटलिस्ट। दीज आर नॉट विलन्स, दीज आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ द डायरेक्शंस, इधर भी करेगा इधर भी करेगा। राहु केतु विलन खुद नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक छोटी सी नेगेटिव आदत लग गई तो राहु केतु उसको बढ़ाने की चेष्टा कर सकते हैं और ज़्यादा इन दैट सेम डायरेक्शन। अगर आपको पैसे कमाने की लत लग गई तो वो उसको भी बढ़ा देंगे। आपको मेटलिस्टिक चीज़ों की लत लग गई, उसको बढ़ा देंगे। कार पे कार, ये चीज़ वो चीज़, ये ले वो खरीद, ऐसा कर। तो फिर जब बढ़ाते हैं तो आजकल राहु को खराब कोई नहीं मानता, क्योंकि सब पैसा कमाना चाहते हैं, मीन्स चाहे जो मर्जी हो। तो ये एक नेगेटिविटी होती है कि बाद में राहु कोई बंधन योग तो नहीं दे रहा। बंधन का मतलब जेल या फिर बिहाइंड द बार्स। तो एक बार वो कनेक्शन देखना ज़रूरी है कि राहु किस एक्सट्रीमिटीज़ तक आपको एक्टिवेट करना है कि वो आपको कोई ऐसा नेगेटिव काम ना दे दे जो कि आपके लिए जीवन भर एक परेशानी का कारण बन जाए। आपने एक टर्म यूज़ किया, काल सर्प दोष, क्या होता है? काल का मतलब काल, सर्प का मतलब सर्प सांप, और दोष का मतलब एक ऐसा योग कुंडली के अंदर जो कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। कुंडली में सांप होता है, जो राहु है वो सांप का मुंह है और केतु सांप की पूंछ है। पूरे एक सांप का फॉर्मेशन करते हैं वो। अगर सारे के सारे ग्रह उन
राहु और केतु के एक तरफ हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो सांप ने उनको कुंडली मार के उन सबको अरेस्ट कर रखा है। तो वो अरेस्टेड जितने प्लैनेट्स होते हैं वो उस काल सर्प के चंगुल में आए होते हैं, वो दोष होता है। तो आप की कुंडली में या किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो कहे कि मेरी कुंडली में मंगल उच्च का है और मेरी कुंडली के अंदर वो इतना बढ़िया है, वो इतना अच्छा है, वो इतना खराब है, वो कोई रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो काल सर्प दोष के चंगुल में होंगे, वो फंसे हुए होंगे। तो काल सर्प दोष जब होता है तो सबसे पहले तो उससे बाहर निकलना चाहिए, वरना रिजल्ट नहीं मिलते जीवन के अंदर। क्या सोल्यूशन है सर, अगर किसी को काल सर्प दोष हो क्या करना चाहिए उनको? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कौन कौन से भाव के काल सर्प दोष हैं, कि राहु कौन से भाव में है और केतु कौन से भाव में है, और फिर उसके हिसाब से अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है कि साल में 2 दिन याद रखने चाहिए, एक महाशिवरात्रि और एक नाग पंचमी, ये 2 दिन याद रखने चाहिए। इस दिन घर में एक पंचामृत बनाना चाहिए और उसमें एक नाग नागिन का चांदी का जोड़ा डालना चाहिए। घर के पास में कोई शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहाँ पर जाकर अर्पित करना चाहिए उसको, और भोले बाबा से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये जो आपके गर्दन का नाग है ये मेरे ऊपर से हटाओ। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उस दिन अगर संभव हो तो फास्ट करे, वो उपवास रखे। तो दिस इज़ एक बहुत सिंपल सा एक फिनोमिना है, अगर ये कर सकते हैं बच्चे तो काल सर्प दोष की जो 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 ग्रिप है वो हल्की हो जाती है बहुत। बचपन से लेके अभी तक वी डिफाइन आवर ज़ोडिएक, है ना, कि ये मेरा लाइक सन साइन है, जो मून साइन है उसकी हम बात नहीं करते हैं। एज आई सेड, लाइक कैंसेरियन या फिर लाइक कैंसर मेरा लाइक सन साइन है। तो व्हाट इज़ मोर इम्पैक्टफुल, इज इट द सन साइन और द मून साइन, और दोनों का क्या मतलब है? देखो, 2 तरीके से इसका मतलब समझने की बात है। एक तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि हम सनातनी मून साइन यूज़ करते हैं जिसको हम राशि बोलते हैं, और वो बहुत आराम से कैलकुलेट नहीं होती, उसके लिए कुंडली चाहिए होती है। कुंडली का मतलब ये है कि जैसे मेरी वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर अपना डालिए डेट ऑफ बर्थ, फिर आपकी कुंडली बन के आएगी। वहाँ पर देखिए कि मून कौन सी राशि में बैठा था जब आप पैदा हुए थे, तो वो आपकी चंद्र राशि हो गई। वो ऐसा नहीं होता कि इस महीने आप पैदा हुए तो आप एरीज हैं, इस महीने पैदा हुए तो आप टॉरस हैं, ऐसा नहीं होता। जबकि जो वेस्ट के लोग हैं उनके लिए 21 तारीख से 20 तारीख का एक टाइम होता है जिसके अंदर जो भी पैदा होता है, मान लीजिए वो टॉरस हो गया या फिर एरीज हो गया या फिर जेमिनाई हो गया, तो उनका वो कांस्टेंट चलता है। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ज़ोडिएक है वो हम डिफरेंट तरीके से लेते हैं और उनका ज़ोडिएक फिक्स्ड ज़ोडिएक है। जबकि जब पिछले 2000 साल के अंदर जो ज़ोडिएक है, जो सूर्य की पोजीशन है, वो चेंज हो चुकी है, जिसको वो कंसिडर नहीं करते हैं। हम सनातनी जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम इतनी बारीकी से उसको देखते हैं कि जो फ्लक्चुएटिंग ज़ोडिएक होता है उसी को कंसिडर करते हैं कि इस समय क्या फैक्चुअल पोजीशन है। तो मान लीजिए कि आप 1935 के बॉर्न हैं और 1935 के बॉर्न को आप हॉरोस्कोप में डालिए तो आपको पता लगेगा कि जब आप वेस्टर्न हॉरोस्कोप बना रहे हैं उसमें जो सन की पोजीशन है वो डिफरेंट निकलेगी, और जो इंडियन आप बनाएंगे या वैदिक हॉरोस्कोप बनाएंगे उसमें सन की पोजीशन डिफरेंट होगी। जो एक्चुअल होगा वो तो इंडियन हॉरोस्कोप होगा, लेकिन वो एक्चुअली वो ईज़ के लिए उन्होंने वो सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा कहा गया है कि जो एक सन साइन है इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी एंड मून साइन अफेक्ट्स योर इमोशन, ऐसा भी कुछ है? देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन मून साइन इज गवर्न्ड बाय मून, तो मून इज इमोशंस एंड सन इज गवर्न्स योर पर्सनालिटी फॉर दैट मैटर, कॉन्फिडेंस फॉर दैट मैटर। तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि, लेकिन फिर भी आपका सन साइन एज पर वैदिक हॉरोस्कोप चेंज ही होगा। वो वाला नहीं होगा जो कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये सनशाइन है या मेरा वो सनशाइन है। एज ए हॉरोस्कोप के अंदर वो चेंज मिलेगा आपको। सो टेक्निकली आप कहना चाह रहे हो कि अगर हमें ले जानना है अपने बारे में, सो फॉलो द मून साइन नॉट द सन साइन। यस, फॉलो द मून साइन इफ यू वांट टू नो जस्ट अ बिट अबाउट योरसेल्फ। बट इफ यू वांट टू नो अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग अबाउट योरसेल्फ, एक बहुत अच्छी स्टडी करना चाहते हैं,
तो फिर आपको पूरा हॉरोस्कोप ही अच्छी तरीके से दिखाना पड़ेगा। आयरॉनिकली पिछले 35 साल से आई वॉज बिलीविंग दैट आई वॉज अ कैंसेरियन, बट इस डिस्कशन के बाद रियलाइज कि मैं कैंसेरियन नहीं हूँ। जी बिल्कुल। आई थॉट दैट आई एम लाइक लाइक समवन हु गोज बैक इन हिज शेल, जैसे जो लाइक कैंसेरियंस होते हैं बहुत ही इमोशनल, बहुत ही लाइक नर्चर वाले होते हैं। एंड माई वाइफ इज़ अ लियो, so I always thought that she is more dominant, like शेरनी है, that's why she's like taking the charge, not realizing कि वो सिर्फ एक सन साइन है और उसका। बट जैसे मैंने आपका हॉरोस्कोप भी देखा है तो आपका जो लग्न है वो कर्क है, कैंसर ही है, और वो उसमें मंगल बैठा हुआ है नीच का, सूर्य साथ में बैठा हुआ है और मरकरी बैठा हुआ है साथ में, तो दैट इज अ नाइस कॉम्बिनेशन। तो आपका जो लग्न है एसेंडेंट, द राइजिंग साइन व्हेन यू वर बोर्न वाज इंडीड कैंसर at that point of time. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है। मैं जानना चाहूँगा कि इसे कैसे समझे सर इन डेप्थ। इसके लिए तो टोटल क्लासेस लेनी चाहिए। डन दिस माय फर्स्ट क्लास विद यू, मेनी मोर टू फॉलो। बिल्कुल। से बताइए कि क्या क्या लाइक रेमेडीज़ लोग कर सकते हैं व्हेन दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो पहले चैलेंजेस और उसका रेमेडी क्या क्या हो सकता है। अच्छा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रेमेडीज़ पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन सबसे पहले आपके हॉरोस्कोप के अंदर वो एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो एक इंडिकेशन होना चाहिए कि ये काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अगर वो काम नहीं हो सकता तो आप जो मर्जी रेमेडीज़ कर लीजिए, आपके लिए कोई कारगर सिद्ध नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी समवन हु कैन टेल यू yes there is a yoga, though the yoga is not that great or that strong, but still the yoga is there. तो योग को पढ़ने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। तो जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा था वो समझिए कि क्या होता है कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग कहते हैं कि कोई स्नैपशॉट विधि होती है जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा आंसर येस होगा कि नो होगा, किसी भी चीज़ का। कोई स्नैपशॉट विधि है आपके पास? तो मैं उनको स्नैपशॉट विधि बताता रहता हूँ कि हाँ ये कुछ ना कुछ विधि है। तो आज मैं आपके प्रोग्राम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विधि जो कि मैंने खोजी है और बहुत अच्छी से काम करती है, वो आपके दर्शकों के लिए है। और ये स्नैपशॉट विधि इतनी अच्छी है कि आपको आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर येस नो मिल जाएगा कि येस होगा या नो होगा। लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ी सी ईमानदारी बरतनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ फिर सबको कि ईमानदारी क्या, कि पहले आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए और उसके बाद आपको वो जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अप्लाई करना चाहिए। पहले क्वेश्चन मन में और फिर प्रिंसिपल। और इसको डिकोड करने का बड़ा सिंपल तरीका है। मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आया कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में गए किसी को देखने के लिए, ये मेरा रिलेटिव ठीक होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कि आपके बेटे का एडमिशन है किसी अच्छे स्कूल में, आप गए हो इंटरव्यू देने के लिए, इसमें होगा कि नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। किससे पूछेंगे? कोई बता ही नहीं सकता इसका आंसर। इसका आंसर आपको बताएगी एस्ट्रोलॉजी और आप खुद देख लेंगे क्या। बहुत सिंपल है। जैसे ही आपके मन में क्वेश्चन आए, अपनी घड़ी देखिए क्या टाइम हुआ है। मान लीजिए कि 8:20 हुए। क्या हुआ है? 8:20। AM PM भूल जाइए, 8:20 हुए। 8 क्या नंबर हुआ? 8 जो है वो इवन नंबर हुआ। हाँ जी, इवन नंबर हुआ। इसको इवन रख लीजिए। 20 क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। इवन प्लस इवन इज इवन। आपका काम हो जाएगा। इवन का मतलब आपका आंसर यस है। मान लीजिए आप एक रिश्तेदार को देखने गए, वो डेथ बेड पे है, क्या ये मरेगा? मन में क्वेश्चन आया। अब अगर इवन आ गया तो मरेगा, क्योंकि आंसर हाँ में है। आपका क्वेश्चन क्या है ये भी आपको बहुत 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 होशियारी के साथ रखना पड़ता है उसके अंदर, कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को मिक्स नहीं करना होता। बहुत बार मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आए तो उसको लिख लो, क्योंकि उसके अंदर हल्का सा भी ट्विस्ट होगा तो यस नो उल्टा हो जाता है। से क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कब आया?
वो मैटर करेगा ना। वो टाइम देखो ना, जैसे ही क्वेश्चन आया फर्स्ट टाइम जब आया, जैसे आया और तुरंत आपने टाइम देखा और एकदम आपको यस नो में आंसर आएगा उसका, एक ही दम। और इसका स्ट्राइक रेट 95% है। और 5% क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चन को गलत तरीके से बाद में सोचते हो कि मैंने शायद ऐसे पूछा था या ऐसे पूछा था, इसीलिए वहाँ पर वो फेल करता है, वरना फेल वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन दिमाग में आए, जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू नो द एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिखे आपने। क्योंकि क्वेश्चन को पुट करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, क्या ये काम होगा या क्या ये काम नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपस में ही यस और नो के अंदर ही हो गया वो, तो आपका आंसर यस आ रहा है तो पहले वाले के यस आया है या दूसरे वाले के लिए यस आया है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू राइट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सी द टाइम एंड देन कम टू ए कंक्लूजन कि इसका आंसर यस है कि इसका नो है। ये आपने कैसे निकाला सर? दिस इज 25 साल का एक्सपीरियंस है। इंटरेस्टिंग। आपने बस ये भी कहा था मुझे कि एक इंसान की जो कुंडली है और उसमें लिखा हुआ है कि कुछ गलती है या कुछ गैप है, तो नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज वो अचीव नहीं कर पाएगा। एट टाइम्स आई हैव दिस थॉट कि आप किसी गोल के पीछे भाग रहे हो, जैसे आपने मुझसे कहा कि बस आपका जो यूट्यूब का बटन है ये तो आ गया, अब नेक्स्ट कब आएगा, राइट? एंड आई मे फील कि शायद आई एम नॉट मेंट फॉर इट, कि मेरे उसमें लिखा ही नहीं है कि मैं चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लूँ कि यूट्यूब मुझे वो बटन नहीं देगा या मैं इस पर इतना ग्रो नहीं करूँगा। वेयर एज देर आर सम पीपल जिनका कंटेंट मेरे हिसाब से इतना अच्छा ना हो बट फिर भी वो बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे भी सब लिखा हुआ है या फिर बिकॉज आई हैव हैड दिस लाइक यू नो कि अगर सब कुछ लिखा हुआ है, इफ इज़ लाइक इन माई डेस्टिनी, लोग कहते हैं कि लिखा हुआ है तो कोई छीन नहीं सकता और अगर लिखा हुआ है तो कोई दे नहीं सकता। देखिए, जो आपने क्वेश्चन मुझसे भी पूछा है ना, इसको दोबारा रिफ्रेम करिए अपने मन में। ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों है कि योग है या नहीं है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट नहीं है, योग है कि नहीं। आपकी कुंडली में योग है, आपको सिल्वर आ गया, मैंने कहा गोल्ड कब आएगा? क्योंकि आपकी कुंडली में योग तो है ना सिल्वर आने का, तो दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप तो गोल्ड है। इसीलिए ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। जब एक योग है तो गोल्ड का योग थोड़ा सा कम हो सकता है, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात यह है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक पेरेंट आए और साथ में बेटे को भी लेकर आए। बेटा जो है वो IAS ऑफिसर बनना चाहता है और ग्रेजुएशन भी कर ली, 2 अटेम्प्ट दे दिए लेकिन नहीं हुए। उसके फादर एक IAS ऑफिसर हैं और वो लड़का जो है वो उनके बीच में ही रहता है और ड्रीम भी यही करता है और उसके चाल भाव स्टाइल भी वही है। और उसके फादर क्योंकि 2 अटेम्प्ट ख़राब हो गए और सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि इसका ये हो ही ना हो, क्यों टाइम ख़राब हो जाए। मेरे को उन्होंने हॉरोस्कोप दिखाया। मैंने बोला कि IAS बनने का योग नहीं है, क्यों परेशान होते हो आप, कुछ और काम कराओ। और क्या काम कराना है ये भी बताता हूँ मैं आपको क्या कराना है। ये मैंने डिकोड किया। तो वो लड़का मुझ पर गुस्सा हो गया एक तरीके से, इधर आप तो मेरा दिल तोड़ रहे हो, आपने तो मेरे को दिल तोड़ दिया। जबकि मैं तो वो परमार अंकल से बात करी, मैंने तो शर्मा अंकल से बात की, सब कह रहे हैं कि मैं बन जाऊंगा। अब वो सारे उनके फादर के फ्रेंड्स थे IAS ऑफिसर्स, वो सब कह रहे हैं कि मेरे अंदर तो वो टैलेंट है, मैं तो बन जाऊंगा और मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मैंने कहा बेटा वो उनकी रीडिंग हो सकती है, मैं तो तुम्हारे हॉरोस्कोप देखता हूँ। हॉरोस्कोप के अंदर जिस शीर्ष पोस्ट की तुम बात कर रहे हो वो उसमें अवेलेबल नहीं है। और यदि तुम उसके अंदर ट्राई करते रहोगे तो एक तरीके से अपनी एनर्जी को ख़राब कर रहे हो। और आप मिराज के पीछे भागिए तो क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि दिमाग के अंदर एक नेगेटिविटी और आ जाएगी कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ये वाली एक नेगेटिविटी और आएगी। मैंने कहा उसको क्यों अपने आप को वो क्यों अपने दिमाग के अंदर लेकर आ रहे हो? उसको मैंने ये बातें समझाई, लेकिन वो ये बात मुझसे पूछने नहीं आया था, वो मुझसे एक तरीके से अफर्मेशन लेने आया था कि उसका काम हो जाएगा। अब मैं उसको दे नहीं पाया। तो उसके फादर जब लड़के को बाहर गया, वापस आया, मुझको उन्होंने सॉरी बोला कि देखिए ये लड़का कुछ और सोच रहा है। अब क्योंकि ये बात पुरानी है, मुझे पता है उस बच्चे के साथ क्या हुआ। आई नो दैट बिकॉज उसके फादर मेरे साथ कॉन्स्टेंट टच में रहे। वही जिसका डर था वही हुआ। अब उसका योग कुंडली के अंदर था कि वो इतना परेशान, वो भागेगा मिराज के पीछे, उसका काम नहीं होगा और वो अपना टाइम खराब करेगा और एक समय के बाद वो कुछ नहीं करेगा। जब हमको सब पता है ये कि ये हो सकता है तो वाई टू रन फॉर दैट। हम अपनी कुंडली के
उन ग्रहों को किसी और काम पे भी तो लगा सकते हैं। हर एक ग्रह के 108 कारकत्व होते हैं, यानी कि वो 108 अलग तरीके से काम कर सकता है। आप उसको आईएएस क्यों बनवाना चाह रहे हो? 107 चीजें और भी तो है। तो अगर आप आईएएस बनाना, उसका योग नहीं है उसके अंदर, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, पेशेंस वेस्ट, एंड देन अल्टीमेटली व्हाट यू गेट, यू हैव फेड ऑल द अदर प्लैनेट्स विद अ नेगेटिव काइंड ऑफ थिंग। आपके सारे प्लैनेट्स नेगेटिव हो गए हैं हॉरोस्कोप में, क्योंकि वो जो पोटेंसी के साथ जो वो आपको दे सकते थे वो नहीं दिया उन्होंने। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। अक्सर आता है सवाल ये चीज़ को सुनने के बाद कि हाउ वुड आई नो कि मेरे लिए बना है नहीं बना है। गोइंग बैक टू यूट्यूब बटन, जब शुरुआत करी थी तो वी डिडंट नो कि ये भी हमारे योग में है नहीं है। वहाँ तक पहुँच गए, अब दिख रहा है कि अगर ये अचीव कर सकते हैं तो वो भी अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही आप जब कोई काम कर रहे होते हो, अगर कोई एथलीट है, मिल्खा सिंह थे, या फिर एनी प्लेयर, साइना नेहवाल है, वी हैड अ पॉडकास्ट विद हर, उन्हें बताया कि दिवस आप मैच खेलने गए ओलंपिक में और आप हार गए, एंड शी हैज़ सेड ओपनली कि यू वर लाइक डाउटिंग योर सेल्फ कि एम आई इवन मेंट टू बी हियर, कि आप जब हार रहे हो तो द पर्सन स्टार्ट्स लाइक क्वेश्चनिंग कि मैं बचपन से लेके अभी तक ट्रेन करती जा रही हूँ, अपने आप को एफर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आज मुकाम पे हार गई, तो वॉज आई मेंट फॉर दिस, या फिर ये मेरा सब एक फितूर था, मुझे प्रोग्राम किया था कि नहीं कम ऑन कम ऑन कम ऑन, होगा होगा होगा, एंड देन इवेंचुअली शी वन। बट इफ़ शी वुड हैव लॉस्ट तो उसको ख्याल ये आता कि शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं थी, कि मैंने अटेम्प्ट तो बहुत सारे दिए आईएएस के लिए, बट मैं इसके लिए बना ही नहीं था। तो हाउ वुड समवन रियलाइज दिस कि मैं इसके लिए बना हूँ नहीं बना? बस यार ये आईएएस और एक एथलीट को हम इक्वेट नहीं कर सकते। साइना वहाँ पर पहुँचने के बाद ये बात बोल रही है ना कि मैं ओलंपिक के लिए बनी कि नहीं बनी, या ओलंपिक मेडल जीतने के लिए बनी कि नहीं बनी, मुझे पता नहीं है। लेकिन उनसे नीचे वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि 1/5 ही मिल जाए जो साइना को मिला हुआ है, उस लेवल तक ही पहुंच जाऊं, मैं स्टेट ही खेल लूं, मैं डिस्ट्रिक्ट ही खेल लूं, तो योग तो कुंडली में है ना। वो इवेंचुअली गोल्ड लेने का योग नहीं है, मान लीजिए नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने का योग तो उनका है ही है। उन्होंने देश को इतना मान दिया है, तो उनको बस वो योग तो था ही था। ये अलग बात है कि किसी इवेंट में उनको नहीं मिला कोई, या किसी इवेंट में उनको मिला, तो ये उससे योग है कि नहीं है ये फ़र्क नहीं पड़ता। एक आईएएस ऑफिसर है, वो एक लड़की बनी थी पुणे की, जो कि बनने के बाद तुरंत ही वो कंट्रोवर्सी में आ गई है, उनका स्ट्रिप कर लिया गया। कुंडली में आईएएस ऑफिसर बनने का योग था और फिर उसने अपना कुछ फ्लैशी चीज़ें दिखाई और फिर उसका स्ट्रिप कर लिया गया। तो योग भी था और उसको अवयोग भी हो गया, यानी कि उसको हमने डिथ्रोन भी कर दिया। तो सर बहुत लोग इच्छुक हैं कि अगला साल उनके लिए कैसा रहेगा, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट राशि एंड कवर ऑल द 12 राशिज़। आप बताइएगा मुझे कि हर राशि के लिए उनका फाइनेंस कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसे रहेगी, वो कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, और उनका साल कैसे अच्छा हो सकता है। अगर ये मिल जाए इंसान को, इंसान खुश है। बताइए। आप ये समझ रहे हैं कि 150 करोड़ लोग हैं, 12 राशि से गवर्न होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 12 करोड़ लोगों का एक ही तरीके का प्रेडिक्शन हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं मून साइन बोलूँगा जैसे मैंने बताया था कि एक मून साइन जो है वो 12 करोड़ लोगों को गवर्न कर रहा है, और अगर उसके अंदर हम और प्लैनेट्स और नक्षत्र डाल देंगे तो वो और बेटर हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ना एक बहुत छोटी सी स्कीम भी चालू की है इसी में, कि पर्सनलाइज हॉरोस्कोप दे रहा हूं मैं, कि आपको अगर चाहिए पर्सनलाइज तो अपनी आप डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपका पूरा साल कैसे जाने वाला है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जाने वाला है। एरीज की बात करते हैं, तो एरीज वालों के लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर रहेगा ये, अच्छा रहेगा, बड़ा पॉजिटिव ईयर रहने वाला है। करियर के अंदर पहले 3-4 महीने में थोड़ी सी झोलझाल है, लेकिन उसके बाद स्टडी हो जाएगा। महीने के साल के अंत में जाकर फिर झोलझाल होगी। तो इस झोलझाल के अंदर बॉस के साथ अनबन, या फिर अगर बिजनेस करता है तो जो सप्लायर्स होते हैं जिनसे सामान आता है उनके साथ अनबन है। बीच का जो समय है वो करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लव लाइफ की मैं बात करूं तो 2024 उसकी रॉकी थी, हल्की थी, लेकिन 2025
एरीज वालों की बहुत अच्छी होने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि जिससे भी बात कर रहे हैं डबल टाइमिंग मत करना, ये बात समझने की। ऐसा नहीं है कि दो चल रही हैं इकट्ठी, लव लाइफ अच्छी है तो, क्योंकि उसके अंदर पकड़े जाओगे तो साल हमारा है तो जेल का योग बन जाएगा। वो भी हो गया अगर हाँ, तो अगर नहीं तो अगर सपोज सिंपल एक के साथ जा रहे हो तो लव लाइफ अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी है। हेल्थ के मामले में थोड़ा सा क्या होता है कि जब करियर हल्का चल रहा होता है तो हेल्थ की तरफ इतना आदमी का कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो हेल्थ थोड़ी सी हल्की रहने वाली है एरीज वालों के लिए। और इसके लिए मंगल को बलिष्ठ करना बहुत ज़रूरी है। मंगल को बलिष्ठ का मतलब मार्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। मार्स का मतलब एक्शन होता है, तो भागें दौड़ें कूदें फांदें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें तो मंगल अच्छा हो जाएगा उनका, तो ठीक रहेंगे। लेकिन होगा ये कि मंगल को वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में डाल देंगे, सुला देंगे वो, तो ये एक परेशानी उनकी नॉर्मली हो सकती है। वो आपका चैलेंज रहेगा उसको ओवरकम करने के लिए आपको वर्कआउट करना होगा, वर्कआउट करना शुरू कीजिएगा। कोई भी उनके रिश्तेदार ये देख रहे हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति, मेरी पत्नी एरीज हैं, तो वो उनको बीच बीच में हंटर लगा के भगाना शुरू करें, उठो और जाओ उठो और जाओ। ये काम जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं टॉरस की। टॉरस यानी कि वृषभ। देखिए बुल पावर होता है, लेकिन बुल पावर टॉरस का थोड़ा सा पावरफुल कम रहेगा। बहुत अच्छा साल नहीं है, लेकिन मेरे वर्ड्स में मैं उसको अच्छा साल मानता हूँ कि बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी लेकिन फाउंडेशन बन रही होगी। बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी लेकिन फाउंडेशन बन रही होगी। यानी कि जब 2026 में बिल्डिंग दिखाई देगी तो वो जिस फाउंडेशन पे होगी वो 2025 के फाउंडेशन पे होगी। पैसे बचा के रखने, कोई चुरा ना ले, तो जिसको बोलते हैं कि डिजिटल अरेस्ट ना हो जाए कहीं पर OTP गलत लेकर अपना मोबाइल फ़ोन हैक ना करवा ले। ये जो थोड़ी चीज़ें हैं टॉरस के साथ, ये उसको करनी पड़ेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो लव लाइफ है उसके अंदर कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, थोड़ी सी कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, यानी कि कहना कुछ होगा समझा कुछ जाएगा। इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक सोलर एक्लिप्स आएगा, एक लूनर एक्लिप्स आएगा। इसके अंदर थोड़ा सा ठीक करेंगे अपने आप को तो बढ़िया हो जाएगा, जैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ के मामले में ओवरऑल इनका साल जो है वो स्टेबल है। 2024 से 2025 बेटर है। अब चलते हैं आगे जेमिनाई। तो क्या करना होगा उनको? रेमेडी बताइए सर। देखिए टॉरस की जो रेमेडी है वो है माँ दुर्गा की पूजा करना। दे शुड बी वर्शिपिंग माँ दुर्गा, और दुर्गा की स्पेसिफिक स्तुति करें। अगर स्तुति करना ना आता हो यानी पूजा करना ना आता हो तो मेरी वेबसाइट पे जाकर देख लें कि कैसे करनी है। बड़ा सिंपल है, लेकिन टेक्निक होती है, टेक्निक से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं जेमिनाई पे। तो मिथुन राशि है, गणेश भगवान की राशि होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उपाय बताता हूँ क्या करना चाहिए, कि अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना है इस साल, खाने पीने पे कंट्रोल रखना है, बाहर का खाना कट करना है। और कट कितना करना है? 80 to 90% कट करना है, क्योंकि ये साल पेट की बीमारियों के लिए है। तो एक बहुत लेमन तरीके से बता रहा हूँ कि उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको बाहर के खाने के ऊपर इतना निर्भर नहीं रहना है। अनइंस्टॉल जोमेटो स्विगी। अनइंस्टॉल करें ना करें, लेकिन खुद ना खाएं अगर मंगवा लें तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिनेंस और करियर, जिसको वित्त बोलते हैं, इसके अंदर बड़ा मज़ा आ रहा होगा उनको, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है मार्च और अप्रैल के बीच में, जब उनको रख के कान पे चांटा पड़ेगा। यानी कि अगर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते होंगे तो तगड़ा चांटा पड़ने वाला है। तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्ट विद कॉशन, and because you will be getting good amount of money, that doesn't mean that you have to just throw that money here and there. You have to be very very wise in investing. अगर शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं तो कोई स्पेसिफिक योग ना हो कुंडली के अंदर, मतलब शॉर्ट टर्म गेन्स का या फिर इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडिंग करने का, तो बिल्कुल ना करें। और अगर करने का मन करे तो एक बार कुंडली दिखाएं तभी करें इसको। हेल्थ मैंने बता दिया, मैंने उपाय भी बता दिया इसका। अब आगे चलें कैंसर पे। कर्क राशि होती है जो कि कंट्रोल्ड होती है, मून से कंट्रोल्ड होती है। ये राशि आउट परफॉर्म करने वाली है 2024 में।
थैंक यू, जस्ट फीलिंग हैप्पी। तो 2024 से बहुत अच्छी होने वाली है हर चीज़ के अंदर। कर्क राशि वाले दे आर गोइंग टू एक्सेल इन एवरी फील्ड। बट यहाँ पर एक छोटा सा योग है सैटर्न के साथ बन रहा है कर्क वालों का, और वो ये है कि बिना बात में डिप्रेसिव फील करना, या फिर बिना बात पे जैसे रोने की बात होती है कि यार मुझे रोना आ रहा है, बिना कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं है और रोना आ रहा है, वो वाला सिचुएशन काफ़ी आएंगे इसमें। और वो किसी लिए भी हो सकते हैं कि मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, उसका फ़ोन नहीं आया, मान लीजिए कि किसी से कोई बात होनी थी, उसका अगर 2 दिन लगातार नहीं आया, तो ये सब बातें हो सकती हैं। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये उसने अगर कंट्रोल कर लिया तो करियर भी अच्छा है, फिनेंस भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना उसके लिए इस साल में ज़रूरी है। शिव भगवान के मंदिर जाना बहुत अच्छा है। गो देयर ऑन मंडेज इफ एट ऑल इट इज़ पॉसिबल। नहीं जा सकते हैं तो घर में बैठ के शिव जी की चैंटिंग कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम शौम सह सोमाय नमः, चंद्राय नमः, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए साल जो है वो मिला जुला है। इट इज़ नॉट दैट वेरी गुड, इट इज़ नॉट दैट वेरी बैड, इट इज़ इन फाइनेंशियल टर्म्स इट इज़ नॉट दैट गुड एज 2024। थोड़ा सा डिप कर रहा है वो, और प्राइमरीली इसलिए डिप कर रहा है कि बिना मतलब के लोन चल रहे हैं। प्राइमरीली इसलिए हो रहा है कि ऐसे लोन ले लिए जिसका कोई मतलब नहीं था, उसकी EMI जा रही है, ये इसलिए हो रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि EMI जा रही है। मान लीजिए कि आपने किसी से ऐसे लोन ले लिया जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी और अब आप उसकी किस्तें भरे जा रहे हो, तो ये सब काम होंगे। पैसे भी आएंगे तभी किस्तें जाएंगी, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। हेल्थ के मामले में स्टेबल है, इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, ये हेल्थ ऐसी है जिसके अंदर अगर कोई 2024 से कोई नेगेटिविटी आ रही है, उसको ठीक करने के लिए बड़ा अच्छा समय है। यानी कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएं और दवा दारू करें, दवा दारू नहीं, तो हमको लाभ मिलने की संभावना है। अब इनके लिए जो उपाय है वो ये है कि अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि 12 करोड़ लोग हिंदुस्तान के दारू पीना बंद कर दें। सारे के सारे सिंह राशि वाले राहु का ये जो सेवन है उससे अपने आप को बचाएं। एंड व्हेन आई से अबाउट राहु, आई रियली मीन अबाउट केतु ऑल्सो, एंड दैट इज स्मोकिंग। तो ये किसी भी तरीका का गुटखा पान, ये बहुत बड़ा संकल्प है भाई। संकल्प लेके दिखाओ ना। जब आप मंदिर में जाते हो और कहते हो हे भगवान मेरे को ये दे, हे भगवान मुझे वो दे, तो भगवान को क्या देते हो आप? भगवान तो कुछ नहीं देते। भगवान क्यों दे दें ऐसे ही आपको? ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाते हो, सोचते हो भगवान आपको दे देंगे। भगवान आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे क्या दे रहे हो भाई, तुमने ये आदतें खुद पाली हैं, इनमें से कुछ आदतें मुझे दे दो। तो सिंह राशि वालों के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि उनको इनमें से कोई आदतें अपनी त्यागनी पड़ेंगी। मंदिर में जाइए और विष्णु भगवान से कहिए, क्योंकि वो आराध्य हैं उनके। विष्णु भगवान एक होते हैं इष्ट, एक होते हैं परम इष्ट। तो सिंह राशि वालों के लिए परम इष्ट हैं विष्णु भगवान। उनसे कहिए कि सर मैं आया हूँ आपके मंदिर में और ये लीजिए, आज से मैंने शराब बंद करी, आपको दे दी, और ये लीजिए मैंने सिगरेट बंद करी, आपको दे दी। और फिर देखिए कि 2025 कैसा वाइब्रेंट ईयर होता है उनके लिए। मतलब वो इसको मतलब वो भी नहीं कर सकते। तो उपाय भी मैंने बताया और साल अच्छा होने वाला है ये भी मैंने बताया, वरना उनका मिला जुला साल रहेगा। अब अगली राशि कन्या राशि, वर्गो। ये भी कंट्रोल होती है गणेश भगवान से, क्योंकि इनके आराध्य होते हैं मरकरी, बुध। ये राशि मेरे ख्याल से सबसे अच्छी जाने वाली है 2025 में, क्योंकि ये एक्सेल करेगी। और 2024 में जो जो काम बचे हुए थे, चाहे वो प्रेम का हो, यानी कि किसी को प्रपोज किया हो अब तक रिस्पॉन्स ना आया हो, वो इस साल हो जाएगा। इस साल हो जाएगा। उससे ना हो तो किसी और से हो जाएगा, होगा ज़रूर, पक्का। और जहाँ तक हम बात करते हैं वित्त की और करियर की, तो हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर बहुत जगह पर इंटरव्यूज़ दिए हों और रिस्पॉन्स ना आ रहा हो,
तो देखिए कि जनवरी फरवरी आते आते सब तरफ से आएगा कि भाई हमसे ले लो, हमसे ले लो और हमसे ले लो। हर तरफ जो है वो जॉब ही जॉब हो जाएंगी। जो आदमी व्यापारी होंगे, व्यापार के अंदर बढ़ोतरी है। तो वर्गो इज गोइंग टू शाइन लाइक एनीथिंग इन द ईयर 2025 एंड आई जस्ट रियली वांट दैट दीज गाइज शुड डेवलप एवरीथिंग। प्रॉपर्टीज बनने का योग बन रहा है इसका इनका। प्रॉपर्टी का मतलब ये है खरीद फरोख्त करेंगे। बहुत आप जाइएगा देखिएगा कहीं पर कोई मकान बिकते हैं जहाँ पर जो बहुत सारे बिल्डर्स बेचते हैं, देखिए मैक्सिमम वर्गो खरीद रहे होंगे उनको। इतना अच्छा वर्गो उसका जाने वाला है। सेहत के मामले में भी काफ़ी अच्छा रहेंगे क्योंकि हर तरीके से पॉजिटिव होंगे। और हाँ, जब बहुत प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, जब बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं तो सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा उसको कटेल करके रखेंगे तो वो बाकी चीज़ें भी एनर्जी लेवल नेगेटिव रहेगा, यानी कि वो जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उनका एनर्जी लेवल नेगेटिव हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। तो वर्गो वाले आर गोइंग टू मेक डू गुड इन दिस ईयर 2025। लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा के लिए ये साल 2024 से हल्का है। बहुत हल्का नहीं है लेकिन हल्का है। हल्का इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि कमिटेड थी होंगी या होने वाली हैं वो नहीं होंगी। उनको लगेगा कि इस बार रेज बहुत अच्छा मिलने वाला है, जैसे 2024 में मिला था। इस बार वैसा रेज नहीं मिलेगा। इस बार उनको लगा था कि यार उसने कमिटमेंट दिया था कि मुझे प्रमोट कर देगा या मेरा प्रमोशन होगा, वो प्रमोशन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि 2024 के अंदर कमिटेड थी या उसको नज़र आ रहा था वो होगा। और ख़राब बात ये होगी कि साथी का हो जाएगा, यानी कि जो उसका कॉम्पिटिटर होगा वो अगर लिब्रा का नहीं हुआ तो उसका हो जाएगा। तो ये दूसरा धक्का लगेगा। तो एक तो चोट ये लगी कि अपना काम नहीं हुआ, और दूसरी चोट ये लगी कि किसी साथी का हो गया जो कि कम डिजर्विंग था उसके नज़र में। तो ये एक नेगेटिविटी का साल होगा। पैसे, वित्त, फाइनेंस अच्छा रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए कि मैं ये कर लेता हूँ, मुझे ये नहीं हुआ तो मैं फाइनेंस यहाँ से बढ़ा लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो बहुत सोच समझ के पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे करियर के अंदर थोड़ा सा कम है, करियर में कम है, हेल्थ में भी कम है। हेल्थ में जो 2024 के अंदर परेशानी चल रही थी वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी, अग्रवेट हो जाएंगी। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये कर लेंगे तो अच्छा होगा। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो पे, यानी कि वृश्चिक राशि पे मंगल के द्वारा कंट्रोल होती है। इनके लिए साल अच्छा है, सुपर्बली अच्छा नहीं कहूँगा, 10% अच्छा कहूँगा 2024 से। 2024 अच्छा था, 10% और अच्छा होगा। सेहत के मामले में ये आगे बढ़ेंगे, अच्छा सेहत कर लेंगे ये, लेकिन थोड़े से अपने रिजीम को चेंज करना पड़ेगा। मंगल की राशि है, इनको अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर हैं तो वो बंद करना पड़ेगा। थोड़ा सा और लोगों को पुश करें, दोस्त यारों का सर्कल बढ़ाएं। इस साल इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है 11th हाउस को मजबूत करना। 11th हाउस का मतलब होता है कि दोस्त यारों का सर्कल बढ़ाना। तो पुराने कनेक्ट जो हैं, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे वो वर्क प्लेस के पुराने कनेक्ट्स हैं, उन सबको फ़ोन कर करके संडेज़ को बैठ के सबसे गप्पे वप्पे करें और किसी के साथ अपना जो रीयूनियंस होते हैं वो प्लान करें। इनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। ये एक रिकनेक्ट करने का तरीका है और अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने का इनका बहुत अच्छा एक तरीका हो जाएगा। सेहत इनकी कांस्टेंट रहने वाली है, इसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो 2024 में थी वैसे ही चलेगी। फिनेंस 10% बढ़ सकता है, अगर जो मैंने उपाय बताया है कनेक्ट करने का उससे कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। धनु राशि, सजिटेरियस। अब सजिटेरियस राशि के लिए ये कंट्रोल होती है गुरु के द्वारा, यानी बृहस्पति के द्वारा कंट्रोल होती है। और इसके लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है और जो गुरु का ट्रांजिट है, गुरु का तो 3 ट्रांजिट हैं इस साल, वृषभ से जेमिनी में, जेमिनी से फिर कैंसर में है, और फिर एक मीन का राशि का ट्रांजिट है। राहु केतु जो है वो चेंज हो रहा है मई में। थोड़ा सा धनु राशि वालों के लिए परेशानी का कारण बनेगा और इनके लिए विवाद पैदा होने की संभावना है। विवाद का मतलब ये है जहाँ पर करियर और वित्त की बात कर रहे हैं वहाँ पर अपने कोई डिसीजंस जो लिए हुए होते हैं वो बैकफायर कर सकते हैं।
लोग गलत समझ सकते हैं, यानी कि जो आपने डिसीजन लिए हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चन मार्क से देखा जा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि अपने आप को ये थोड़ा सा सुदृढ़ करें, थोड़ा सा मजबूत करना शुरू करें, अन्यथा इनके लिए बीच बीच में लांछन इत्यादि आते रहेंगे। तो कहीं वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए उनके रेज्यूमे में, या फिर उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे ना चढ़ जाए ऐसी ऐसी बातें जो कि इनके लिए बाद में करियर ख़राब हो और कहीं पर ये नौकरी छोड़ के कहीं और जाएं, वहाँ पर वो दिखाया जाए कि भाई ये पीछे से रिकॉर्ड ठीक नहीं है। वो एक परेशानी वाला इनका सिस्टम हो सकता है। सेहत के मामले में भी ये हल्के रहेंगे, यानी कि जो बीमारियाँ चल रही थी 2024 के अंदर वो एग्रावेट हो सकती हैं। तो दे हैव टू रियली कंट्रोल देयर बॉडी, देयर माइंड, देयर सोल, एवरीथिंग। ये वो लोग हैं जो कि मेरे ऑफिस के चक्कर लगाएंगे, ये वो लोग हैं जो मेरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा आएंगे, परेशान होंगे, हर स्पीयर में परेशान होंगे, तो वो मेरे पास आएंगे और बैठेंगे कि सर ये बात वो बात। चिंता मत करो, सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, नॉट टू वरी अबाउट। तो सैजिटेरियस की लव लाइफ स्कैंडलस है। तो स्कैंडल से बचें, और आपकी जो जिससे आप प्रेम करते हैं या प्रेम करना चाहते हैं वही आपके ऊपर लांछन लगा सकती है या लगा सकता है, तो वही आपको रुसवा कर सकता है, कहने का मतलब ये है। तो आपको बहुत सोच समझ के जो कि ये राशि वाले हैं उनको अपना कदम बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे तो सही तरह से बढ़ाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये लोग सबसे ज़्यादा मेरे ऑफिस में आएंगे तो सॉल्यूशन सारे हो जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब हम आते हैं आगे, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि शनि के द्वारा कंट्रोल होती है, और शनि की ये राशि बहुत अच्छे गुल खिलाएगी। फाइनेंसेस के अंदर अच्छे हो रहे हैं, और नए नए व्यापार बढ़ रहे हैं। जो व्यापारी हैं उनके व्यापार बढ़ रहे हैं, जो नौकरी पेशा हैं उनके बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, जो नौकरी पेशा हैं उनके करियर के अंदर ग्रोथ आ रही है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ यहाँ पर कांस्टेंट है, बल्कि लव लाइफ के अंदर थोड़ा सा मुझे एरिड माहौल आ रहा है, नज़र सूखा सूखा नज़र आता है, क्योंकि आदमी इतना इंग्रॉस्ड होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कि वो अपने लव लाइफ को समझ ही नहीं पाएगा या देख ही नहीं पाएगा ठीक तरीके से। तो एक तरीके से अनदेखी कर रहा होगा या कर रही होगी। तो मेरी विनती ये इन लोगों से ये है कि अपनी लव लाइफ को ऐसे नज़रअंदाज न करें, वरना परेशानी होने की संभावना आएगी। इनको क्या करना चाहिए कि शनि के मंदिर जाना चाहिए, शनि की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए कि जो मेरा कैरियर में चल रहा है वो चलने दो, लेकिन बाकी जो क्वार्टर्स छूट रहे हैं मेरे, उसके अंदर मेरी सहायता करो, ताकि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर एक बात बताऊँगा कि शनि जो होते हैं वो आपने शायद पढ़ा हो कहीं या देखा हो कि शनि लिम्प करते हैं, एक पैर से लिम्पिंग होके चलते हैं, टेढ़ा होके चलते हैं। तो कुंडली के अंदर 12th हाउस में जो है, जब आपका जो लग्न है जहाँ शनि आते हैं, मान लीजिए जहाँ शनि बैठे हैं तो 12th हाउस में उनके पैर आते हैं, तो वो जो हाउस होता है वो हमेशा लिम्प करता है, यानी कि उसके अंदर परेशानी होती है। तो अगली राशि एक्वेरियस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वो लिम्प करेगी, क्योंकि वहाँ पर पैर आएंगे शनि के और वो लिम्प करना शुरू कर देगी। अब लिम्पिंग से क्या होगा कि वो परफॉर्मेंस उसकी हल्की हो जाएगी, चोरियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब चोरी बहुत कुछ होता है, आपका कॉन्सेप्ट चुरा लिया, आपके नोट्स चुरा लिए, आपके घर में चोरी हो गई, आपके लैपटॉप को उठा के ले गया, ये सब चोरियां पॉसिबल हैं। तो ये लिम्प होना शुरू हो जाएगा सैटर्न की वजह से। तो सैटर्न के लिम्प को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर लिम्प सिर्फ करियर और फाइनेंस में या फिर एक्सपेंडिचर में नहीं हो रहा होगा, वो लव लाइफ के अंदर भी लिम्पिंग चल रही होगी, यानी कि प्रेसी जो है वो भाग के किसी और के पास चली गई, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा राज खुल गया अपने प्रेमी या प्रेयसी के बारे में, जो इसके बारे में आपको सपने में भी नहीं सोचा था आपने। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो एक्वेरियस के लिए उनको कुंभ राशि है, वो सब कुछ खून के घूंट की तरह पी जाते हैं,
तो खून के घूंट की तरह पीना नहीं है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, रिजॉल्व कर लेना इसको बड़ा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। इसके लिए भी रेमेडीज़ शनि के मंदिर जाना ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है, शनि की विधिवत पूजा होती है। शनि की विधिवत पूजा होती है, तो वो पूजा खुद करनी होती है। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर वो शनि की पूजा करने का लिंक लगा होता है, वो पढ़ लें उसको कैसे करना है। स्पेसिफिकली आपसे पूछ सकते हैं तो आप भी वो लिंक वहाँ पर लगा दीजिएगा कि ऐसे पूजा करेंगे तो उनको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा इससे। और अंत में नॉट द लीस्ट वन, दैट इज़ द पाइसेस साइन एंड दैट इज़ द मीन राशि। ये भी गुरु के द्वारा कंट्रोल्ड होती है। ये राशि ठीक ठीक परफॉर्म करेगी। ठीक का मतलब ये है कि रन भी बनाएगी, विकेट भी लेगी, फील्डिंग भी करेगी, यानी कि सब काम अच्छा करेगी, लेकिन एवरेज के आसपास करेगी। यानी कि 30-35 रन बनाएगी, एक आध विकेट ले लेगी, 2-4-5 रन फील्ड में रोक लेगी, ऐसा काम करने वाली है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर। 2024 से अच्छा होने वाला है। और सबसे मज़े की बात यह है पाइसेस के लिए कि पाइसेस वालों के लिए 2027 बहुत अच्छा होगा। तो 2025 और 2026 एक तरीके से फाउंडेशन ईयर्स हैं इनके लिए। 2027 के अंदर तो ओहो, प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ, सब कुछ जो चाहते हैं, सोना, ज्वेलरी, सब कुछ जो चाहते हैं वो हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और बताऊँगा कि कुछ राशियाँ हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए शादी की बेल्स बहुत आराम से बच सकती हैं यदि उपाय कर लें तो। एक है वर्गो, एक है मकर, क्या मतलब कैप्रिकॉन, और एक है पाइसेस। ये 3 राशियां हैं जिनकी शादी 2025 के अंदर बहुत बहुत आराम से हो सकती है, बस थोड़े से उपाय करने की देर है। और वो भी बहुत सिंपल है। एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के मुझसे पूछ लें कि क्या उपाय करना चाहिए, आई लेट देम नो दैट क्या उपाय करना है। और बहुत सिंपल तरीके से दे कैन जस्ट गेट देमसेल्फ मैरिड। तो यानी कि जो जिनकी शादी में विलम्ब हो गया है, ज़्यादा विलम्ब हो गया है, तो दे कैन, हाँ, कोई रुकावट आ रही है, बहुत समय से कोई ना कोई बात चल रही है, तो वो बहुत आराम से होना शुरू हो जाएगा। वाओ, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट द जेम्स। अंगूठियों में या गले में या फिर कलइयों में लोग स्टोन्स पहनते हैं, जेम स्टोन्स। ये जेम स्टोन्स कैसे हम लोग चूज़ करते हैं, कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, कितने इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, ये फैशन है, ये ट्रेंड है, एग्जैक्टली व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट जेम स्टोन्स? देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट रेमेडियल मेज़र है जेम स्टोन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये मिसयूज्ड, मिसकैलकुलेटेड एंड मिसट्रीटेड है। मैंने देखा कि कुंडली लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हॉरोस्कोप देखा मैंने, और उसके अंदर लगन में आपके मंगल बैठा हुआ है नीच का, तो आप किसी के पास जाइए, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि मुझे क्या जेमस्टोन पहनना चाहिए, या वो आपको खुद बता देगा। तो वो कहेगा कि मंगल नीच का है तो ऐसा करो, मूंगा पहन लो। अब ये ऐसी एक रवायत बन चुकी है कि कुंडली के अंदर कोई शत्रुपेक्षी होगा या कोई नीच का होगा, उसको इनवेरिएबली पहना दिया जाएगा। बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये, बहुत खतरनाक। अब इसको मैं बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप इस फ्लैट में रहते हैं, इस फ्लैट में आपका पड़ोसी है और गुंडा है, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, वो आपके घर में आए? आप जब सपोज आंख से आंख टकराएगी तो क्या बोलोगे? आप चुपचाप कटने की कोशिश करोगे, भाई साहब ठीक है, आप निकल जाओगे। लोग ये सोचते हैं कि अगर गुंडा कमजोर है तब भी उसको जेमस्टोन पहन लो, उसको मजबूत करने के लिए। ये हमको समझ में आना चाहिए कि हमारी कुंडली के अंदर फ्रेंड्स कौन है और दुश्मन कौन है। सारे ग्रहों को नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ग्रह वास्तव में गुंडे होते हैं। आपके हॉरोस्कोप में, मेरे हॉरोस्कोप में ना हो, वो आपके हॉरोस्कोप में गुंडे हैं, और हो सकता है नीच बैठे हो सकता है कि चुपचाप कहीं कोने में दुब के बैठे हों। उनको छेड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? उनके पहन लो स्टोन्स। आपको तो अपने फ्रेंड्स को बलिस्ट करना है।
जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं उनको चाय पानी पिलाना है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग 5-5, 6-6, 8-8 स्टोन पहन के घूमते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपने सारे ग्रहों को बलिष्ठ कर रखा है। लेकिन 9 ग्रह में से सिर्फ 2 या फिर मैक्सिमम 3, 2 या सिर्फ 3 ग्रह ही हमारे ऐसे होते हैं जिनको बलिष्ठ करना चाहिए। फिर मैंने देखा एक ट्रेंड और कि मान लीजिए आपका फ्रेंड ही है तो उसको बलिष्ठ करने के लिए पहन लो। अब मैं ये पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपके मैथ्स में 100/100 नंबर आ गए, तो क्या उसकी ट्यूशन करने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। यानी कि अगर सपोज कोई आपका प्लैनेट स्ट्रांग है, आपका फ्रेंड है, स्ट्रांग है, अपने घर में बैठा है, उच्च का है, तो उसका रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं है। तो वाई टू अननेसेसरी पुट ऑन स्टोन? नहीं पहनता। और आपने कहा ना कि ले बलिष्ठ करना होगा तो पहनना चाहिए। बलिष्ठ अगर है, अगर सपोज मान लीजिए आप उसके, आपका वो प्लैनेट बलिष्ठ है, मान लीजिए कि हम एक प्लैनेट की बात करते हैं शनि की, शनि पहनना चाहिए आपको, यानी कि नीलम पहनना चाहिए। लेकिन शनि उच्च का है, तुला राशि में बैठा है, या सपोज स्वग्रही है, मकर में बैठा है या कुंभ में बैठा है और आपके लिए अच्छा है, तो जब ये इन तीनों जगह पर बैठा है यानी कि 100/100 नंबर है, तो पहनने की जरूरत ही नहीं है। वाई टू पुट ऑन? हम देखते हैं कि उसको भी आपने नीलम पहना दिया या फिर शनि से निमित्त कोई स्टोन पहना दिया। तो बहुत कम स्टोन पहनने की आवश्यकता होती है, यद्यपि बहुत अच्छे स्टोन्स होते हैं। और यहाँ पर मैं 1-2 बातें और बताना चाहूँगा कि स्टोन्स की क्वालिटी होती है। जब हम कोई भी स्टोन पहनते हैं तो वो हमने साक्षात वो देवी या देवता अपने साथ रखे हुए हैं, तो वो खंडित नहीं होने चाहिए, अंदर से टूटे टाटे नहीं होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए देखने में। जितना सुंदर होगा उतना एक्सपेंसिव भी होगा, और आपकी कुंडली के अंश के हिसाब से होना चाहिए। आपने एक स्टोन को रिलेट किया देवी देवता से कि वो खंडित नहीं होने चाहिए जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो स्टोन है वो देवी देवता का ही रूप है। ऑब्वियस सी बात है ना। जैसे आप शनि को बलिष्ठ करना चाहते हैं तो आप नीलम पहनेंगे, तो आपने एक तरह से शनि पहन लिए। मान लीजिए सूर्य के लिए, सूर्य कमज़ोर है आपके फ्रेंड हैं, आपको वो पहनना है, तो आपने माणिक्य पहन लिया, तो माणिक्य सूर्य हो गए, तो विष्णु भगवान आपने धारण कर रखे हैं ना। अब इसके साथ एक और थियोलॉजी ये होती है कि जब आप साक्षात कोई देवी देवता अपने हाथों में धारण कर लेते हो, तो फिर आपके हाथ कोई गलत काम नहीं करना चाहिए ना उनको। आप नॉनवेज नहीं खाते हो क्योंकि आपने यहाँ पर तो वो पहन रखे हो, फिर आप मांस उठा रहे हो, मदिरा उठा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो। इसलिए सर लोग मालाएं पहन लेते हैं कि हाथ फ्री हो जाएंगे। आपका तन तो वही है ना। तो आप जब ये सब काम करते हो, जब आप यू वांट दैट सम पॉजिटिविटी शुड कम इनटू यू, इन्वोक करने की कोशिश करते हो, तो फिर आपको डेकोरम फॉलो करना चाहिए। कोई डिफरेंस भी होता है कि आप अंगूठियों में पहन रहे हो, यहाँ पे पहन रहे हो, यहाँ पहन रहे हो, या फिर इज इट ओके टू वेयर एनीवेयर? वैसे नॉर्मली पहनना चाहिए उंगलियों में। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या कारण है? ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक उंगली किसी एक पर्टिकुलर ग्रह से निमित्त होती है। और जैसे मान लीजिए कि ये उंगली है, ये नीलम है, मतलब कि शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली है। शनि उंगली है। तो आप जब शनि यहाँ पहनते हैं, नीलम यहाँ पहनते हैं, तो जो ये नसें होती हैं, जो ये हैं, ये सारी की सारी शनि को बलिष्ठ करने के लिए होती हैं, तो वो बलिष्ठ होता है। प्लस नीलम यहाँ पर जब आपकी स्किन से टकराता है और उसके ऊपर से वो जो बैगनी तरंगें या फिर वो किरणें निकलती हैं, तो वो आपके अंदर शनि की पॉजिटिविटी देने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ पहन लिया मान लीजिए, एक्सपोज ही नहीं है, तो एक्सपोज ही नहीं है, फिर वो बहुत बार आपकी शरीर से छू ही नहीं रहा, यहाँ पर तो वो कांस्टेंट टच में है वो, तो यहाँ पर रिजल्ट 10% रहता है और यहाँ पर रिजल्ट 100% रहता है। अच्छा नग पहने, उंगलियों में पहने, लाभकारी रहे। तो सर दिस इज फॉर शनि, दिस इज फॉर शनि, बाकी दिस इज फॉर गुरु, and this is for Mangal and Sun, Surya, and this is for Moon and Buddh. और फिर अगर सपोज राहु केतु को बलिष्ठ करना हो तो फिर हम इसमें पहनते हैं उसको, यानी कि जब गोमेद पहनते हैं या फिर हम लहसुनिया पहनते हैं तो इसमें पहन लेते हैं। अंगूठा खाली रहता है?
अंगूठा तो सिंगट्टा है। क्या है? सिंगट्टा दिखाते हैं ना किसी को चिढ़ाने के लिए ठेंगा। अच्छा, उस काम के लिए नहीं है। ऐसा भी होता है कि इट हैज टू बी इन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, या फिर एनी हैंड कैन वर्क? एनी हैंड। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि आदमियों को हाथ में पहनाते हैं सीधे में, लेडीज़ को पहनाते हैं उल्टे हाथ में, ऐसा। बट इट डजंट मैटर। और आजकल तो सारी लेडी काम करती हैं, तो सीधे हाथ में पहनिए, या जो आपका प्राथमिक हाथ है उसमें पहनिए। मान लीजिए आपका प्राथमिक हाथ उल्टा है तो उल्टे में पहनिए, वो आपका काफ़ी यूज़ होगा, तो आपको याद भी आएगा, रिमाइंड होगा। ओके, जो स्टोन की ऑथेंटिसिटी है उसका कितना वेट होना चाहिए? हाउ डू वी डिसाइड दैट? देखिए, बात यह है कि मिनिमम वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति पहन रहा है, उसका वजन 70 किलो है, तो 10% इन रत्तीज ऑफ द बॉडी वेट, तो 7-7.25 रत्ती का वो पहन ले। 10% ऑफ द बॉडी वेट इन रत्तीज, तो 7-7.25 का पहन ले। अब वो बड़ा कुछ भी पहन सकता है, 8 का, 9 का, 10 का बड़ा पहन सकता है, लेकिन कम ना पहने। तो ये आप रख सकते हैं एज अ थंब रूल। सो देखा गया था कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं वो नीलम पहनते हैं, एंड कहते हैं कि लुक एट हिम, व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इन हिज लाइफ इवन आफ्टर थ्रू अ डाउनफॉल जिसके थ्रू वो गए थे। सो नीलम की क्या स्ट्रेंथ है? नीलम इतना हिट क्यों है? आपका कार्मिक प्लैनेट को स्ट्रेंथन करता है, आपके कर्मों को स्ट्रेंथन करता है। सैटर्न आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपके कर्म को जो विज टू विज, जो कैश के अंदर कन्वर्ट करता है, वो सैटर्न है। तो आपकी कार्मिक जर्नी दिखाता है, आप क्या काम कर रहे हैं, विज टू विज क्या हो रहा है, तो ये सब सैटर्न है। तो अगर सैटर्न आपके लिए अच्छा है और आप उसको और स्ट्रेंथन करते हैं, तो निश्चित तौर से वो आपके लिए अच्छा काम करके देगा। तो ऐसा बहुत संभव है कि बच्चन साहब के लिए सैटर्न बहुत अच्छा हो। तो ये भी आप बताते हैं बाय लुकिंग एट द कुंडली कि कुंडली के हिसाब से आपके लिए ये स्टोन बेस्ट रहेगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तभी तो कहता हूँ कि मैं जब भी स्टोन्स देखता हूँ तो 90% लोग गलत स्टोन पहन के बैठे होते हैं, या तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, या वो नेगेटिव स्टोन्स पहने होते हैं। और एक मज़े की बात आपको बताता हूँ कि बहुत बार लोगों को नेगेटिव स्टोन्स उतरवाने में विड्रॉल सिम्टम्स भी हो जाते हैं। जैसे आप कोई बच्चा जो है वो कोकेन वगैरह फूकता हो, गांजा फूकता हो, उसको मैं कहूँ कि तू छोड़ दे, तो वो रात को जो है वो परेशान हो जाएगा, उसको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। इसी तरीके से इसने कोई रॉन्ग स्टोन पहन रखा हो और मैं कहूँ कि इसको उतार दो, तो कहेगा सर मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा वो विड्रॉल सिम्टम्स में रहता है बहुत समय तक। सो अबाउट द ऑथेंटिसिटी पार्ट, कि कहाँ से लाएं, बिकॉज आपने बताया कि अच्छा रहेगा। द क्वेश्चन इज़ कि पंडित जी अब ये यूज़ करना है, बट कहाँ से ले? देर आर सो मेनी शॉप्स अराउंड, सो मेनी पीपल टू सेल द सेम स्टफ। हम भी बेचते हैं हम भी बेचते हैं, लेकिन बात बेचने की नहीं है। बात यह है कि जो आपको दे रहा है वो उसने टेस्ट कहाँ से कराया है, उसको टेस्टेड है कि नहीं है। आजकल ऐसी फील्ड हो गई है कि कोई भी फेक चीज़ को ओरिजिनल बना के बेच देते हैं, उसके ऊपर मेकअप करके उसको बेच देते हैं, तो वो खंडित ही माना जाता है। तो बहुत बार मैं देखता हूँ कि ज्वेलर्स जो होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी ज्वेलर, वो उनको कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं जो कि नहीं पहननी चाहिए। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप चाहें जिससे भी लें, लेकिन ये वेरीफाई कर लें कि वो स्टोन की सोर्सिंग ठीक है कि नहीं है, वो ठीक तरीके से लिया गया है कि नहीं लिया गया है, और फिर उसका एक्टिवेशन, यानी कि वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे। तो वो एक्टिवेशन उसको अभिमंत्रित करके होता है, पूजा पाठ से होता है। तो जब आप अपनी अंगूठी बनवा लें तो किसी पंडित जी को दें, वो उसको थोड़ा सा पूजा पाठ से अभिमंत्रित कर दें और उसके बाद उसको धारण करें। आई रिमेंबर वन ऑफ माई क्लाइंट्स कोचिंग के लिए, वो एक डिपार्टमेंट में काम करती थी जहाँ पे वो जेम्स को ही चेक करते हैं कि वो सही है नहीं है, तो उनका लैब टेस्टिंग होता है। सो देर आर सम वेज वे वी कैन टेस्ट कि जो आपको जेम मिला है वो सही है नहीं है। तो इफ़ एनीवन हैज़ अ डाउट तो चेक करा सकता है। कोई चेक नहीं, वो उससे सर्टिफाइड होता है वो तो।
वो सर्टिफाइड होता है, बस सोर्स का पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल बसरा का मोती बहुत एक्सपेंसिव होता है, 20-20, 25-25 लाख का एक मोती आता है। और साउथ सी का या फिर वेनेजुएला का मोती भी बहुत अच्छा होता है, वो थोड़ा सा सस्ता आता है उससे। लेकिन दोनों की टेस्टिंग कराएंगे तो वो रियल पर्ल आएगा, राइट। वो फिर ये नहीं बताएंगे ये निकला कहाँ से है, मतलब कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, सोर्स नहीं बताएंगे। अब वो सोर्स तो फिर जो उस पे काम करते हैं वही आपको बताएंगे कि ये वेनेजुएला का है या फिर ये बसरा का है। सो वी स्पोक अबाउट नीलम, ऐसे बहुत सारे स्टोन्स के नाम मेरे सामने हैं, तो जानना चाहूँगा उन सभी स्टोन्स के बारे में एक करके। सो एक है पन्ना। सो पन्ना सर, उसका पर्पस क्या होता है, उसके इल इफेक्ट्स क्या होते हैं? कैन यू गो स्टेप बाय स्टेप? देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि सारे स्टोन्स का एक ही पर्पस होता है, टू स्ट्रेंथन दैट प्लैनेट। सारे के सारे एक ही काम करते हैं। अब बात यह है कि हमको क्या चीज़ स्ट्रेंथन करनी है और क्या चीज़ स्पेसिफिकली स्ट्रेंथन करनी है। एक हॉरोस्कोप जो है वो एक ट्राइपॉड पे खड़ा होता है। ट्राइपॉड यानी जिसके 3 पैर होते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस एंड द 9th हाउस। 1st हाउस यानी कि असेंडेंट, 5th हाउस यानी कि एक त्रिकोण, 9th हाउस यानी दूसरा त्रिकोण। हमको यही स्ट्रेंथन करना है, बाकी तो सारे हमारे नेगेटिव भाव होते हैं, उनको हमको स्ट्रेंथन करने की जरूरत नहीं होती। okay. तो अगर 1st हाउस बुध के द्वारा कंट्रोल्ड है तो हमको पन्ना पहनना पड़ेगा। अगर 1st हाउस शनि के द्वारा कंट्रोल्ड है तो हमको नीलम पहनना पड़ेगा। अगर 1st हाउस पुखराज यानी कि मान लो कि जुपिटर के द्वारा कंट्रोल्ड है तो पुखराज पहनना पड़ेगा। यदि 1st हाउस मून के द्वारा कंट्रोल्ड है तो हमको स्ट्रेंथन करने के लिए पर्ल पहनना पड़ेगा। यदि 1st हाउस सूर्य से कंट्रोल्ड है और उसको हमको स्ट्रेंथन करना है तो हमको माणिक्य पहनना पड़ेगा। तो यही बात पंचम भाव के लिए भी है और नवम भाव के लिए भी है। तो सबसे पहले हमको ये देखना, अच्छा पंचम भाव का क्या मतलब होता है? आपका स्वास्थ्य, आपका टेम्परामेंट, आपका कॉन्फिडेंस। अब उसमें कोई भी राशि आए वो काम वही करेगी। पंचम भाव आपका अर्धभाग्य, आपका लव अफेयर्स, आपके बच्चे, आपकी एजुकेशन, पंचम भाव से ये देखी जाती है। इसमें कोई भी राशि आए, अगर हमको हमारा ये वीक है, पंचम भाव वीक है, तो हमको कोई भी स्टोन पहनना है वो हमको पंचम भाव से पहनना है, चाहे उसके अंदर राशि, चाहे वो बुध की आए, चाहे वो शुक्र की आए, चाहे वहाँ पर वो गुरु की आए या शनि की आए। इसी तरीके से नवम भाव हमारा भाग्य, फेट, हमारा जन्म, हमारा पिछला जन्म हम जो देखते हैं वो नवम भाव से देखते हैं। वो सारा का सारा यदि हमको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको वही स्टोन्स पहनने हैं जो राशि उसके अंदर आई हुई है, काम वही करेंगे वो। इट इज़ नॉट दैट कि पन्ना कुछ और काम कर रहा है या मोती कुछ और काम कर रहा है। ये जो सोच है कि चंद्रमा पहन लेंगे तो हमारा इमोशन बैलेंस हो जाएगा, सूर्य पहन लेंगे तो हम जो है थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, यदि नीलम पहन लेंगे तो बहुत पैसे आ जाएंगे, और हम अगर जुपिटर पहन लेंगे तो बहुत बुद्धि आ जाएगी हमको। ऐसा नहीं है, गलत। लोग कहते हैं कि अगर आप मोती पहनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। ये सब सोचने की बात है, ऐसा नहीं है। अगर अष्टम भाव का अधिपति चंद्रमा से निमित्त है यानी वहाँ कर्क राशि आती है तो मोती कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर द्वादश भाव का अधिपति यानी 12th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है तो कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर छठे भाव का लॉर्ड चंद्रमा है तो कभी भी नहीं पहनना चाहिए। हमको चंद्रमा कब पहनना चाहिए? जब चंद्रमा लगन के अंदर हो, या फिर मतलब कि चंद्रमा का मतलब ये है कि कर्क राशि लगन के अंदर हो। कर्क राशि अगर पंचम भाव में है तब पहनना चाहिए, कर्क राशि अगर नवम भाव में है तब पहनना चाहिए यदि चंद्रमा वीक है या हल्का है। सो इन अ वे सिर्फ उस पर ना जाए कि ये स्टोन इसके लिए होता है तो पहन लिया जाए। इट हैज़ टू बी मैप्ड विद योर कुंडली। इट हैज़ टू बी डेफिनेटली मैप्ड। तभी तो मैंने कहा 90% ऑफ द पीपल आर पुटिंग ऑन रॉन्ग स्टोन्स, very very wrong stones, and they are not deriving any benefit out of it, rather they are basically spoiling their own fate by putting wrong stones. सर हमने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या आज हमारा मिलना तय था नहीं था, तो कहते हैं कि आपका संचित कर्म है, आपका प्रारब्ध है, जिसके कारण जो चीज़ें आज हो रही हैं वो हो रही हैं। सो जो पास्ट लाइफ है उसका कितना रोल रहता है किसी की डेस्टिनी में?
आप जब किसी की कुंडली को देखते हैं तो डू यू ऑल्सो गेट टू सी द पास्ट लाइफ? ओके, वाह, नाइस क्वेश्चन। एंड सी, मान लीजिए कि आप 1995 में पैदा हुए, 1 जनवरी को, मान लीजिए 8:40 सुबह देहरादून में। तो 8:40 1 जनवरी 1995 जब आप पैदा हुए, जो हॉरोस्कोप आपने मुझे दिखाया वो तब बन चुका था। आपने अपने जीवन में एक चीज़ नहीं करी, आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी, लेकिन आपका हॉरोस्कोप अच्छा बुरा दाएं बाएं सब था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हॉरोस्कोप आपके हाथ में उस समय आया जब आपने कुछ भी नहीं किया, आप रोए भी नहीं अभी तक ठीक तरीके से, तो ये इस जन्म का तो है नहीं, ये आपके पिछले जन्म का है, ये आपकी पास्ट लाइफ का है। इट्स अ रिपोर्ट कार्ड बेसिकली ऑफ योर लास्ट लाइफ, जो आपको दिया गया कि आप किस चीज के साथ पैदा हुए हैं। भगवान ने आपसे बोला, जाओ बेटा, आपका मंगल ऐसा है, आपका शनि ऐसा है, आपका चंद्रमा ऐसा है, आपका जुपिटर ऐसा है, और ये ऐसा है। पिछले जीवन में आपने ऐसा किया वैसा किया। अब वो पिछला जीवन कैसे होता है मैं बताता हूँ। मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, अब ये एक बहुत सिंपल सी बात यह है कि आपने सुना होगा लोगों से कहते हुए कि जो कुछ भी होना है वो तो कुंडली में लिखा हुआ है, फिर एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब कुछ तो लिखा हुआ है जो होना है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? आप जब मेरे पास आते हैं, आपका हॉरोस्कोप होता है, मैं कहता हूँ यार आप जो हो वो प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहे हो, प्रोफेशनल आप ठीक नहीं हो पा रहा है, आपको दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी, यदि आपने ये काम नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया और आप कह रहे हो हाँ मुझे दिक्कत आ रही है, मैं परेशान हूँ, मुझे ये दिक्कत है। इसका मतलब पिछले जीवन में आप परेशान थे और उसको आपने रिजॉल्व नहीं किया, और वो अनरिजॉल्व मुझे दिखाई दे रहा है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। Sir, what you saw was a report card of the past life. Yes. और आप कह रहे हो कि अगर हमने उसको रिजॉल्व नहीं किया तो वो कंटिन्यू होगा इस लाइफ में भी। जी। तो गोल इज़ कि जो आपके वीक सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप फेल हो गए हो पिछले लाइफ में, उसमें रेड मार्क को ब्लू मार्क में कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट कर लो। दिस इज हाउ द आत्मा ट्रेवर्सेस और ट्रेवल्स फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर, एंड इवेंचुअली जब पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड ठीक हो जाता है तो वो बैकुंठ धाम चली जाती है, यानी कि वो लीन हो जाती है, ब्रह्म लीन हो जाती है, जिसको हम फाइनल इमेंसिपेशन कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि इसको मोक्ष मिल गया है। तो आप के पास फ्री विल होती है कि आपने पिछले जीवन में आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं थी, इसको ठीक कर लो, आप प्रोफेशनली ठीक नहीं थे, आपका कर्ज है अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, आपने दोस्तों को डिच किया, मतलब ये एक एग्जाम्पल्स हैं। आपने ये किया, आपने वो किया, इन सबको ठीक कर लो जितना ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम आपकी रिपोर्ट कार्ड इससे बेटर होनी चाहिए, यानी कि आपने ट्रैवल आगे किया। खराब होगी तो ट्रैवल पीछे हो जाएगा। जस्ट अ पॉइंट सर, इन अ रिपोर्ट कार्ड वी हैव एक सब्जेक्ट्स, मैथ है, इंग्लिश है, साइंस है। यहाँ पे आपको सुनते हुए आई फील कि देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स जिसके मार्क्स तो कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होंगे ही होंगे, बिकॉज आपका रिश्ता आपके परिवार वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, जानवरों के प्रति, धरती के प्रति, सबके प्रति आपका रिलेशन तो है ही, और आप कैसे कंडक्ट कर रहे हो, अपने आप को ऑपरेट कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है आपके ऊपर, आपके आसपास के लोगों पे और आपके समाज पे। तो सब सब्जेक्ट्स हो गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसको ऐसे नहीं समझना होता, इसको ऐसे समझना होता है कि आपके कर्तव्य क्या है। आप ये ना सोचते हुए कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है, इसको ना सोचते हुए आपको ये देखना है कि आपका क्या धर्म है, आप कितना फॉलो करते हो, उससे कोई परेशान हो रहा है या नहीं परेशान हो रहा है, इससे ये मैटर नहीं करता है। आप ये मत देखिए कि आप नहीं दे रहे हो मार्क्स, कोई और दे रहा है, आपकी रिपोर्ट कार्ड कोई और बना रहा है, आपका जो बर्थ चार्ट था वो आपने नहीं बनाया, आपको पता नहीं किसने बनाया, वो हाँ वो मिल गया किसी को, ये लो जी, तो वो आप नहीं बनाते हो। आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो, वो रिपोर्ट कार्ड ऊपर छप रहा है। तभी कहा जाता है कि अपने कर्मस को अच्छा करो हर एक के प्रति, किसी को उससे खराबी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस ऑफिसर बन जाते हो,
इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि अच्छे कर्म करने के लिए सारे मुस्लिमों को छोड़ दो, भगा दो, भाई मैं इनको मार नहीं सकता, मैं इनको पीटूंगा नहीं, इनको दुलार के बाहर निकाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप उस धर्म को फॉलो नहीं करते हो तब दिक्कत है, और तब आप पीछे जाते हो, वरना आप आगे जाते हो। तो इन अ वे ये समझना कि उस रिपोर्ट कार्ड में मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे मानता है ना। सपोज अगर मैं साइंस वाला बंदा हूँ तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो मुझे पढ़ना ही पढ़ना होगा, बट यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा क्या धर्म है, तो आई चूज़ माई सब्जेक्ट्स। धर्म का मतलब आपके रिलीजन का नहीं है, हाउ टू फॉलो द लाइफ, हाउ टू मेक योरसेल्फ बिहेव इन लाइफ। फॉर एग्जांपल सर, इन माय केस इज प्रॉब्ली कम्युनिकेशन। आपका एस्ट्रोलॉजी है, तो आप अपने काम के प्रति कितने ऑनेस्ट रहते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द लाइक सब्जेक्ट्स फॉर यू। दैट इज जस्ट वन सब्जेक्ट, वन पार्ट। मैं अपने काम के प्रति रहता हूँ, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अपने समाज में कैसे रहता हूँ, मेरे बिहेवियर कैसा है, मेरे सराउंडिंग्स में कैसा है, मैं जब कोई मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसको कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, राइट। मेरी वाइफ है, 7th हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मेरे उसके साथ कैसे रिलेशनशिप है, मैं क्या अच्छा करता हूँ क्या बुरा करता हूँ। मेरे बच्चे हैं 5th हाउस, मेरे फादर मेरे मदर हैं 4th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, मेरे छोटे भाई बहन हैं 11th हाउस, 3rd हाउस, इनके साथ मेरे कैसे रिलेशनशिप है। और समाज, मेरे गुरु हैं 9th हाउस, मैं कैसे उनके साथ रिलेशन में रहता हूँ, मैं कितना उनके प्रति समर्पित हूँ, कितनी बातों को मैंने उनकी सीखी और अपने जीवन के अंदर उसको अपनाया। ये सारी की सारी चीज़ें आपके हॉरोस्कोप को डिफाइन करती हैं, उसको चेंज करने की कोशिश करती हैं। तो कहते हैं कि डू व्हाट इज़ राइटियस्ट, जो धर्म है उसको फॉलो करिए। अब अगर एक इंसान कहता है कि उसको काम करने के लिए कुछ उल्टा रास्ता अडॉप्ट करना है, टू फीड हिज फैमिली, टू टेक केयर ऑफ हिज सर्वाइवल, तो कहता है कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बट वो सामाजिक तौर पे गलत है। कि अगर चोर है वो चोरी कर रहा है मजबूरी में, तो वो गलत तो है, लेकिन फॉर हिम इट्स लाइक सर्वाइवल। आपने शनि की बात कर दी। अब मैं सिर्फ चोर की बात करी, चोर शनि कैसे हो गया, तो बता दीजिए। कि एक आपके गुण होते हैं नैसर्गिक, नेचुरल गुण, जो आपके एंसेस्टर से आ रहे हैं, नहीं, या आपके, आप किसी की बात, अभी आप अपनी बात मत करिए या ह्यूमन बीइंग की बात मत कीजिए, आप एक आपके नैसर्गिक गुण होते हैं, नेचुरल, और एक आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में रहते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना पड़ता है जी। अब फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन बीइंग को छोड़ दीजिए, मैं शेर की बात करता हूं। शेर अगर सपोज हिरन को नहीं मारेगा तो सर्वाइवल ही नहीं होगा उसका। तो उसने क्या किया, खुद तो मरा ही मरा, अपने बच्चे भी मार दिए, अपनी बीबी भी मार दी, राइट। तो इसको इस तरीके से देखना पड़ता है कि क्या चीज़ किस लेवल की है और किस लेवल की नहीं है। मतलब प्रॉब्ली ये मंच बहुत छोटा है और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको डिस्कस करने के लिए बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े योद्धा इसको सही प्रकार से समझ नहीं पाते। लेकिन फिर भी मैं इतना कहूँगा कि चोर धर्म नहीं है, चोरी करना धर्म नहीं है, किसी को मारना धर्म नहीं है। धर्म तो वो है जिसको करने से आप और समाज खुश हो जाए, वो धर्म है। आप सिर्फ आपके खुश होने से बात नहीं बनती, समाज के खुश होने से भी बात बनती है। तो द सोसाइटी शुड बी हैप्पी व्हेन यू डू समथिंग। तो वो काम होना चाहिए, वो धर्म की कैटेगरी के अंदर आता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें समाज उसको अपवोट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो धर्म की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैंने बताया कि बहुत थिन मार्जिन्स और लाइंस हैं इसके अंदर। तो जैसे ही एक बात यहाँ करेंगे तो हम दूसरी के अंदर कुछ ना कुछ गलत तरीके से पहुँच जाएंगे। एक और था ख्याल सर कि कई बार आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं एंड कुछ बुरा करके चले जाते हैं, एंड यू फील यार आई नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग टू हिम, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो कहा गया कि आपने कुछ किया था उसके खिलाफ पिछले जन्म में जो आपको याद नहीं है, तो उसका बदला ले लिया गया इस लाइफ में। तो उस केस में आपको कहा जाता है कि आप उन्हें सॉरी बोल दीजिए कि मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ था आपके साथ,
लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ। क्या ये सही अप्रोच है? बट दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। दैट इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप देखो कि अपने लिए है या और किसी के लिए भी नहीं है। आपको मैं आज भला बुरा कह दूँ और मेरे जाने के बाद आपको यार चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे कुछ सिखा के ही गए हो, राइट? तो आपने अपने आप के सारे परेशानियों से अपने आप को बाहर निकाल लिया। आपने जो मेरे प्रति जो भी नेगेटिविटी होगी वो वहीं पर निकाल के बाहर फेंक दी। तो मैं जैसा मर्जी हूँ, मैं ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपने अपने आप को उस परेशानी से बाहर निकाल लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए, मेंटल हीलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो जब हम कहते हैं कि कौन से भगवान की पूजा करें, किस भगवान की पूजा करें, तो सबसे पहले द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है कि सुबह कुछ मत करो, जिस दिन आप सुबह कुछ भी मत करो, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है उन सब का आप आभार व्यक्त कर दो। जिन लोगों से आप कष्ट में आए हो उनका आभार व्यक्त कर दो। उसके बाद जिनसे आपको पॉजिटिविटी आई है उनका आभार व्यक्त करो। तो दिस इज हाउ द सीक्वेंस इज कि आपने कहा तेरे को माफ़ किया कल्लू, तेरे को माफ़ किया नत्थू, तेरे को माफ़ किया, तूने मेरा टांग तोड़ा था, तेरे को माफ़ कर दिया मैंने। तो यू बिकम हैप्पी फॉर दैट मैटर कि चलो ठीक है यार, ख़त्म हुआ बात। एक बच्चे ने बहुत किया अपने माँ बाप के लिए और उसको जो अपनी प्रॉपर्टी है वो नहीं मिली। उसको मलाल होता है कि जो मेरा भाई था उसने कुछ नहीं किया लेकिन उनको मिल गया क्योंकि वो बड़ा भाई था, मैं छोटा भाई था या छोटा बेटा था। मैंने अपने सारे जो जिम्मेदारियाँ थी पूरी करी, बट जो प्रॉपर्टी है वो दोनों को बराबर दे दी गई एज़ पर द लॉ। तो जो भाग्य है टू गेट एंसेस्ट्रल एक प्रॉपर्टी वो कैसे डिसाइड होती है? आपके 8th हाउस में राहु बैठा था, मैंने आपको बताया था, और इंस्टेंटेनियस गेन्स भी होते हैं, लेकिन ये गेन्स जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते। To win a lottery is not considered good. To win or to get life insurances is not good. भाई आपके किसी रिश्तेदार ने आपको नॉमिनी बना रखा है, वो बेचारा एक्सपायर हो गया, आपको मिल गया पैसा, तो 8th हाउस आपका एक्टिवेट होता है, तो आपको वहाँ से पैसा मिलता है। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। इसी तरीके से यदि आप राजा महाराजा नहीं हैं और आप अपने पिता की पैतृक संपत्ति को लेकर आहत हैं कि उन्होंने आपको नहीं दिया, तो इसका मतलब आपने जीवन में अचीव कुछ नहीं किया। तो पहली बात तो सिन से बाहर निकल जाइए कि आपको यदि पिता की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो आपके ऊपर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये, कि आपको ज़्यादा कर्मठ बना रही है वो। आपके पिता ऐसा सोचते हैं कि ये जो निखट्टू है इसको दे देता हूँ, ये तो अपने आप खा कमा लेगा, ये काबिल है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिता के परिप्रेक्ष्य में सोच के देखिए कि वो किसको देगा, वो उसको देगा जो निखट्टू होगा। उसको पता है कि ये कुछ दिनों के बाद बेकार हो जाएगा, और ये बड़ा वाला है या छोटा वाला जो भी है, ये बहुत बढ़िया लगा है, इसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा या बहुत कम भी दूंगा तब भी काम चल जाएगा। तो इसका मतलब आपने अपने प्लैनेट्स को पॉजिटिव किया हुआ है, आपने अपने जो सैटर्न है उसको पॉजिटिव किया हुआ है, सैटर्न को आपने ओरिएंट किया हुआ है। तो इट इज़ वेरी नाइस इफ यू आर नॉट गेटिंग ड्यू शेयर इन योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दैट इज मेकिंग यू मोर एबल। लोग बोलेंगे अरे पंडित जी हमारी प्रॉपर्टी चली गई, ये सोचते सोचते कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। क्या रुझान रहने वाला है स्टॉक मार्केट वालों के लिए? देखिए, मेरे पास तो जितने लोग आते हैं कोई पैसा नहीं बनाता। मूवर एंड शेकर्स अगर आप हैं मार्केट के तो एक अलग बात है, आपके कहने पे मार्केट उठती है और आपके कहने पे मार्केट गिरती है। लेकिन अगर कुंडली के अंदर स्ट्रांग योग नहीं है, मरकरी सपोर्ट नहीं करता है, मरकरी 10th हाउस के रिलेशन के अंदर एक नेगेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट कर लें शेयर मार्केट के पैसे से। लेकिन अगर आपने शेयर मार्केट के पैसे से घर में वो लगवा लिया ना दरवाज़ा, तो अगली बार वो चौखट जो आपकी अपने पैसे से लगी थी वो भी निकल जाएगी। अगर कुंडली के अंदर अवयोग है तो बहुत कम कुंडलीज के अंदर मैंने देखा कि योग होता है।
अब होता क्या है कि मार्केट हाई चल रही है और मैं भी कूद गया मार्केट में, और 4-5-10 दिन मैंने बहुत पैसा कमा लिया, 10,000 लगाए थे और 50,000 हो गए, तो मैं अपने आप को बॉन्ड समझता हूँ कि शेयर मार्केट तो मैं ऐसे सॉल्व कर दूँगा। लेकिन जब वो वास्तव में आता है ना उस शेयर मार्केट की ग्राइंड के अंदर, तो उसको पता चलता है कि वो 10,000 तो अपने लगे और 20,000 रुपये और मार्केट से लेके लगा दिए और वो भी चले गए। लाखों करोड़ों रुपए मैंने देखे हैं लोगों के जाते हुए, करोड़ों रुपए, जिनके पास औकात नहीं थी 50,000 रुपये की भी, वो मार्केट से करोड़ों रुपए लेके बैठे हुए हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि अब कल मिल जाएगा, अब परसों मिल जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस मुखालते में रहते हैं कि यार मैं किसी को बताता हूँ तो वो तो कमा लेता है, इसका मतलब क्या है कि मैं भी कमा सकता हूँ और मैं भी कमा लूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक विशियस सर्कल है, एक बार घुस जाते हैं तो परेशानी इसके अंदर होती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कुंडली दिखा के करना चाहिए कि मैं कहाँ तक चलूँ। मैं लॉन्ग टर्म में रहूँ, मैं शॉर्ट टर्म में रहूँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में रहूँ, मैं इंट्राडे में रहूँ, कैसे करूँ, ये चीज़ ज़रूर दिखानी चाहिए। अन्यथा बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास उन लोगों की जो कि इसके अंदर अपना घर संसार सब बेच के बिल्कुल हवा की तरह खड़े हुए हैं, कुछ नहीं है उनके पास। तो भारत का क्या भाग्य है और जो बाकी देशों का क्या भाग्य है जिनका पता हो आपको? देखिए, मैंने इस परिप्रेक्ष्य में तो देखा नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भारतवर्ष का नक्शा जितना है उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगले 200 साल के अंदर। वाह, जब पाकिस्तान हट जाए तो अपना ही हो जाएगा। तुम बढ़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। एंड आई एम डैम श्योर सर, जितना आपका विजडम आ रहा है एंड जितने हम लोग अवेयर होते जाएंगे, जितना हम लोग समझेंगे, लोग कहते हैं कि शक्ति वापस आ रही है भारत, और इसीलिए हमें इतना ज्ञान मिल रहा है आपके ज़रिए, वरना शायद एज अ जनरेशन वी नेवर न्यू दिस। हम लोग कहते कि अरे ये तो बहुत ही वैसी बातें होती हैं, कौन जानेगा। जैसे बताया आपने हमारी भाषा में उतर के समझाया, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दीज थिंग्स। सो थैंक यू सो मच, आपने आज समय दिया। थैंक यू सो मच, इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर टू हैव यू ओवर हियर। मेरा प्रयास था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।